Yes, good evening all of you friends. We started class at 9 p.m. If you must have to go. All right, friends. Tonight 9 p.m. we start discussing. First question is can you hear me? देख सकते हैं सुन सकते हैं करें. पंकज परिधि, अमू अग्रवाल, प्रशांत, सईद, जहीदा, ऋतिक, अनंत, सजेस्ट मूव फॉरवर्ड. ऑडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल आइकन उसे प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करो. मोबाइल से देख लॉगिन करो. मोबाइल से देख नेक्स्ट स्पीड से शुगर क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, नीचे वाली भी लिंक है. फिर बुधवार को जॉब में अपलोड करता हूँ. अभी हम लोग पिलर 2 में पहुंचे बजट, तो उसका भी मैं हैंडआउट अपलोड कर चुका हूं. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं गुरुवार के लेक्चर में आपको बता चुका हूं. तो देखिए हमारा फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो चुका है, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस. उसका प्रीलिम का पढ़ लिया, मेंस का भी हम पढ़ेंगे लेकिन 28 अगस्त से. अभी आज के लिए बजट का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं. तो दैट इज आवर टुडेस सेशन. अब ये जो बजट है ये भी आप देखिए नॉर्मली यहाँ से बहुत कम सवाल आते हैं. एक सवाल, पिछले साल 0 सवाल. अब इस बार अचानक उनको क्या ही पता नहीं फितूर आ गया, 6 सवाल पूछे. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 सवाल. खुशी की बात है कि उसके अंदर लगभग 5 सवाल तो सीधे सॉल्व हो सकते हैं जो भी हम पढ़ के गए थे अपने हैंडआउट से वगैरह. एक सवाल कुछ पूछा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन कौन से कानून अमल करता है, उसका कॉम्प्लिकेटेड सवाल था. बाकी सब मैनेजेबल था. तो समझो ये तो 6 क्वेश्चन थे, उसमें 5 सॉल्व हो गए बराबर. टाइम्स 2 मार्क, तो 10 मार्क तो आ ही गए. तो क्या अगले साल भी इतना ही पूछेंगे गारंटी नहीं है, पर खैर हमें तो कमी से जो पढ़ना है हम हर साल पढ़ते रहते हैं. अब यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, थियरी भी, करंट अफेयर्स भी, लेटेस्ट बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे भी. हम लोग क्या नहीं समझेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का सब पढ़ने नहीं बैठेंगे, उतना वो पूछते नहीं है. अब ये जो पिलर 2 बजट टैक्सेशन है इसके 4 हैंडआउट होंगे. 4 हैंडआउट ऐसा कि पहला मैंने अपलोड किया हुआ है बजट का इंट्रोडक्शन, इनकम टैक्स और बाकी डायरेक्ट टैक्सेस. ये खत्म होगा. फिर दूसरा हैंडआउट होगा पिलर 2 में उसको कहूं कि उसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी की बात होगी. फिर तीसरा हैंडआउट आएगा, उसमें ब्लैक मनी 15 फाइनेंस कमीशन की बात होगी और साथ ही साथ उसी हैंडआउट में सब्सिडी पे कमीशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब की बात होगी. और फिर पिलर 2D यानी आखिरी हैंडआउट होगा डिसइन्वेस्टमेंट, फिस्कल डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट, ये सब बातें इसमें होंगी. तो पहला हैंडआउट अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें भी बजट का केवल इंट्रोडक्शन आप समझ रहे हैं, बाकी नोट पेन लेके बैठना. कुछ लोग कहते हैं मुझे फोकस नहीं रहता, तो भाई आप सिर्फ उसे फिल्म या ओटीटी की तरह देखेंगे तो कहाँ फोकस रहेगा. आप थोड़ा बात सुनेंगे फिर आपका दिमाग कोई और विचार में चला जाएगा. तो नोट पेन लेके हर 5 मिनट में हेडिंग सिर्फ लिख देना चाहिए, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है. तो ये सब आइडिया कि आज क्या 5-6 बातें आप सीख के गए. अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली पिलर 1 में कि आरबीआई जो काम करती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो वगैरह, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. अभी आज ये सेकंड पिलर में हम देखेंगे ये सब आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसकी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति. इसमें टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब योजनाओं का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बनाना है, सरकार के हमारे पास 50 करोड़ है, अदानी आप भी 50 करोड़ दे दो तो 100 करोड़ का बन जाए. और फिर आप चलाना हो, जब तक आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो जाता आप सब लोगों से पार्किंग फीस और सब लेते रहना. दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पिलर 5 में इसको आराम से समझेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार के पास एलआईसी के 100% शेयर्स थे, उसमें से 5% बेच दिया तो बहुत सारे पैसे आ गए, उससे बाकी ना चले, तो विनिवेश भी सरकार जो करती है और भी हथियार होते हैं. तो ये है सरकार की फिस्कल पॉलिसी. अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की फिस्कल पॉलिसी से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेविंग्स बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करें, जीडीपी बढ़ाएं, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, करेंसी एक्सचेंज स्टेबल है वगैरह वगैरह. हालांकि आरबीआई को कानून में बोला तुम इतना सब 25 टारगेट लेके मत बैठो, बस यही टारगेट हमारा 2 to 6% रेंज में आप मेरे को काबू करेंगे. मामला क्या था पिलर 1 ए 2 में हम देख चुके हैं. तो ऑलरेडी आरबीआई क्या करती है, सीआरआर, एसआरआर, रेपो, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी हमको समझना है सरकार अपनी तरफ से क्या सब्सिडी, टैक्सेशन, ये सब करेगी जो फिस्कल पॉलिसी वो हम देखने वाले हैं. अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स लेना, सब्सिडी देना, योजना चलाना, इससे सरकार विकास कैसे लाती है. एक तो जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं. जैसे आप याद करो वो कौन सी स्कीम थी, ईएलआई स्कीम, पेंशन ईपीएफओ के अंदर कि अदानी नए लोगों को नौकरी दे तो उन सब बच्चों को 15,000 रुपए सरकार देगी वगैरह. और अदानी को भी उसमें 1,000 से 3,000 रुपए दिए जाएंगे जितने फ्रेश जॉब को क्रिएट करता है. ये तो एक योजना है. ऐसी और भी योजना है. मनरेगा जिसके अंदर 100 दिनों के लिए गांव वालों को काम मिलता है, छठे पिलर गरीबी के साथ देखेंगे. तो यस, बजट फिस्कल पॉलिसी कैन हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स. प्राइस कंट्रोल में भी मदद कर सकता है. सरकार को लगे पब्लिक बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही है, डिमांड बढ़ा रही है, तो वो इनकम टैक्स बढ़ा दे तो पब्लिक के पास खर्चा करने के लिए पैसा कम बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो शॉपिंग कम करेगी, प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी. कुछ बार लगे कि चीजें बहुत सस्ती हो गई है, किसानों का नुकसान हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी हमें ताकि उसका प्राइस बढ़ सके, तो उसके वास्ते भी अलग अलग वो चीजें कर सकता है. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकता है वगैरह. वो मामले क्या है हम लोग पिलर 4E और इन्फ्लेशन तक पहुंचेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा. बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. देखिए इकोनॉमी को ग्रो करना है तो क्या चाहिए, और इन्वेस्टमेंट और पैसा चाहिए. तो पब्लिक अगर अपना पैसा शेयर बाजार में, बैंकों में, ये सब में लगाएगी नहीं तो आगे इकोनॉमी ग्रोथ आ नहीं सकता. तो सरकार अलग अलग समय पे बजट में आपको सब छूट देगी कि तुम ये इनकम टैक्स का फायदा मिलेगा अगर तुमने मान लो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वगैरह वगैरह. तो इसकी मदद से भी सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद कर सकती है. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो पिलर 4 जीडीपी के साथ हम लोग समझेंगे. इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब अमीरों का तो विकास हो जाएगा, गरीबों का भी विकास होना चाहिए. उसके लिए क्या, अमीरों पे 30% टैक्स लगाओ, गरीबों पे 0, और फिर अमीरों के पास से जो पैसा लेके आओ गरीब कल्याण में यूज करो, ये सब हो सकता है. फिर हमने देखा था कल ही कैसे वो स्टैंड अप इंडिया वगैरह स्कीम की मदद से या पीएम स्वनिधि स्कीम की मदद से गरीबों को, वीकर सेक्शन को, सड़क विक्रेता को, स्ट्रीट वेंडर्स को सबको लोन मिले. तो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है. बूस्ट रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ. रीजनली बैलेंस कैसे कि सरकार कुछ नहीं भी करे तो समझो मुंबई के अंदर तो बड़ी बड़ी ये जो बॉलीवुड और बड़ी बड़ी कंपनियां और फाइनेंशियल मार्केट एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन बिहार और हर जगह पर कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट. तो वहां पर बजट में ज्यादा फंड दिया जाए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कुछ हाईवे हॉस्पिटल बनाने के लिए, कुछ बार बिजनेसमैन को कायदा ऐसा. गरीब राज्यों में अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलते हैं तो हम आपको टैक्स भी माफी देंगे. तो ये सब करके महाराष्ट्र का तो अपना विकास हो गया, पर बिहार उड़ीसा का भी उतना विकास कराना है, तो बैलेंस रखना है, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये भी सरकार फिस्कल पॉलिसी बजट से उसे इंप्लीमेंट करती है. लास्टली एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब $1 कभी 75 में कभी 85 में आता है, तो ये ऊपर नीचे जो चलता है करेंसी एक्सचेंज, जो हम लोग थर्ड पिलर में समझेंगे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाए. तो सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने होगी अल्टीमेटली, तो एक्सपोर्टर्स को अलग अलग योजना में फायदा दिया जाए. साथ ही साथ बाहर से पब्लिक ज्यादा ये गोल्ड इंपोर्ट नहीं करे, लग्जरी स्विट्जरलैंड के रिस्ट वॉच इंपोर्ट नहीं करे, ये सब के लिए उन चीजों पे ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया जाए इंपोर्टेड चीजों पर. ये सब करके सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल में रखती है और उसकी मदद से करेंसी एक्सचेंज भी कंट्रोल में रहता है. कैसे एक्जेक्टली होता है हम समझेंगे तीसरे पिलर में. अभी हम लोग सेकंड पिलर में. तो फिस्कल पॉलिसी हमने समझा, तो फिर बजट क्या है. बजट उसका एक टूल है या हथियार है या उसका वास्तविक स्वरूप में प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है. बजट शब्द असल में फ्रेंच शब्द है बुगे, उसका मतलब लेदर बैग. तो पहले सब फाइनेंस मिनिस्टर लेदर बैग में अंग्रेजों के जमाने से सब बजट के डॉक्यूमेंट लेके आते, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते, तो शब्द हो गया बजट. फिर निर्मला सीतारमण का नहीं, मैं तो ऐसा लाल कलर के कपड़े में सारे डॉक्यूमेंट्स लपेट के लाऊंगी जिसको कहते हैं वही खाता, तो हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिर भी नाम तो उसका बजट ही है. 2020 में आया कोरोना, लेकिन आप समझो तब बजट कब रखा होगा, फरवरी में. तब कोरोना नहीं था, कोरोना मार्च वगैरह से शुरू होता है, तो तब तक पेपर में इन्होंने बजट प्रेजेंट किया. फिर कोरोना लॉकडाउन और सब प्रिंट डिजिटल निकालो, तो उसके बाद 2021 से सरकार ने बजट पेपरलेस कर दिया. मतलब अभी प्रिंटेड कागज लेके नहीं आती, सैमसंग का टैबलेट या कुछ लेके उसमें से वो ऑनलाइन पढ़ लेती है. अब जो हम कहते हैं बजट, तो बजट एक चीज नहीं है. बजट के नाम पे असल में 3 चीजें रखी जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है. एक वार्षिक हिसाब किताब मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा टैक्स लेने के लिए फाइनेंस बिल. बिल मतलब समझो होटल का बिल नहीं है, बिल मतलब ये विधेयक है जो पास होगा तो बन जाएगा,
ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। और तीसरा, सरकार को खर्चा करना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होगी, तो उसके लिए बिल रखेंगे, होटल का बिल रखेंगे, विधेयक पास होगा तो उसे कहेंगे अप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया। तो 3 थिंग्स प्रेजेंटेड इन द नेम ऑफ बजट। अब आप समझिए, ये जितना भी पैसा सरकार टैक्स में लेती है तो वो एक अलग अकाउंट में जाता है अंडर आर्टिकल 266, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि या एकत्रित निधि। मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई एक जगह तिजोरी रखा है उसमें सब पैसा है, वो सब में बैंक अकाउंट में ही होगा, लेकिन उसको अकाउंट्स में क्लासिफाई करने के लिए बोलेंगे कि ये कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा है। और इधर से जो भी पैसा खर्च करना है उसके वास्ते सरकार को परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट की। परमिशन कैसे लेते हैं? बिल यानी विधेयक के पास होगा तो उसे लॉ या एक्ट कहा जाता है। हाँ, तो देखिए, खर्चा करने के लिए ऐसा एक अप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है। फिर ये टैक्स वसूलने के लिए भी सरकार को पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होगी, तो एक फाइनेंस बिल रखा जाता है। और तीसरा, पिछले साल का तुम्हारा क्या इनकम एक्सपेंस था, अगले साल का क्या इनकम एक्सपेंस है, इसका तुम हिसाब किताब दो, तो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखा जाता है। तो थ्री डॉक्यूमेंट्स, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा खर्चा करने का अप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा टैक्स लेने का फाइनेंस बिल। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर सरकार टैक्स नहीं ले सकती। नो टैक्स कैन बी लीवाइड विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो लॉ कैसे पास होता है? बिल आप रखते हैं, विधेयक पास होता है, तो एक्ट बन जाता है, तो फाइनेंस बिल रखा जाता है। अब इसमें तकलीफ हो सकती है कि लोकसभा में रखा तो लोकसभा में तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, बराबर, तो उधर तो सब पास हो जाएगा जो भी रखेंगे। कुछ 500 पेज का इनकम टैक्स का नया कानून आया, 5 मिनट में पास हो गया, क्यों? सरकार की मेजोरिटी है। लेकिन तकलीफ राज्यसभा में हो सकती है कि कुछ बार ऐसे वर्ष जाते हैं जब राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं होती, तो उधर ऑपोजिशन वाले इसको रोक दें तो तकलीफ हो जाएगी। सरकार टैक्स नहीं ले पाएगी तो फिर कैसे सबको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी मिलेगा, मिलिट्री का खर्चा कैसे निकालेंगे, गरीबों को ये मुफ्त राशन कैसे मिलेगा, तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उन्होंने बोला देखो ये ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के कानून है, इसमें राज्यसभा को ज्यादा टांग नहीं अड़ा देनी चाहिए, वरना ऑपोजिशन रूल राज्यसभा होगा तो तकलीफ हो सकती है। मुझे 1 मिनट दीजिए, बाहर कुछ दरवाजा बंद कर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लोकसभा में तो बीजेपी मेजोरिटी है तो उनका कानून पास हो जाएगा, राज्यसभा में ऑपोजिशन की मेजोरिटी हो सकती है, ऐसे कुछ वर्ष गए हैं तो फिर काम रुक जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते वक्त भी ध्यान नहीं रखा हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कि देखो, ऐसे जो खास बिल है इसमें हम राज्यसभा की पावर को कंट्रोल में रखते हैं, कम रखते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, जो फाइनेंस बिल है ये एक जात का मनी बिल है, और मनी बिल है इसका मतलब कि इसमें राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज तक इस पर चर्चा कर सकती है, सुझाव भी दे सकती है, लेकिन वो सारे सुझाव अमेंडमेंट के वापस जाएंगे लोकसभा में। अब लोकसभा की मर्जी है उसको कबूल करना है नहीं करना है, डजंट मैटर। तो अल्टीमेटली लोकसभा में जो पास हुआ वही फाइनल माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस फाइनेंस बिल जो टैक्स लेने के लिए हम बना रहे हैं। तो राज्यसभा से 14 दिन इस पर चर्चा कर सकती है, ज्यादा कुछ पावर है नहीं। अब आप समझिए, निर्मला सीतारमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बात हुई, और साथ ही साथ वो मिनिस्टर भी है, करेक्ट। राहुल गांधी क्या है? वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मिनिस्टर नहीं है। तो जो मिनिस्टर है इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। और ये जो विधायक है इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। वो सब पॉलिटी लेक्चर को सब कंप्लीट करना। तो बात ऐसी है कि बजट में क्या लिखेंगे ये एग्जीक्यूटिव तय करता है। तो फाइनेंस बिल रखा जाएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना दिमाग लगाया होगा कि देखो, इंपोर्टेड जूते पे मान लो पहले 5% टैक्स लगता था, अभी बढ़ा के 35 करना है, हाँ तो लिख सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव है तो उसको पावर है। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट की परमिशन लेनी है, तो वो ये बिल रखेंगे पार्लियामेंट में, और स्पेसिफिकली हम कहते हैं लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा ने इस पर डिसाइड करना है असल में। तो अभी पार्लियामेंट क्या कदम उठा सकती है? सरकार कह रही है कि 35% टैक्स लगाना है इंपोर्टेड शूज पे। एक तो लोकसभा बोल दे कि हाँ ठीक है जाने दो 35%, या सरकार को पार्लियामेंट ये भी बोल सकती है कि नहीं इसको कम कर दो, 15 रखो। ये कि नहीं भारत की पब्लिक को ये बाटा लखानी नहीं, इंपोर्टेड नाइकी प्यूमा एडिडास के शूज चाहिए तभी मजा आता है, तो इस पे सारा टैक्स हटा दो, जीरो कर दो। तो ये भी बोल सकते हैं। आपको बोल सकते हैं मंजूर कब होगा? कि लोकसभा मेजोरिटी से पास हो जाए, लेकिन आप जानते हैं लोकसभा बीजेपी की सरकार है, तो अल्टीमेटली तो एग्जीक्यूटिव ने जो सोचा वही होना है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट में जब भी ऐसा फाइनेंस बिल रखा जाएगा तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, मतलब स्पेसिफिकली लोकसभा क्या कर सकता है? या तो उस टैक्स को अलाउ कर दे सेम रेट पे, या कहे कि इसको कम कर दो, या कहे कि इसको जीरो कर दो, एबॉलिश कर दो। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा नहीं वोट कर सकता कि नहीं 35 भी कम है, 40 कर दो, 45 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव ने जितना मांगा है उससे ज्यादा टैक्स पार्लियामेंट बोल नहीं सकता कि तुम इससे भी ज्यादा टैक्स लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फाइनेंस बिल के नाम पे असल में सरकार ने क्या कहना चाहिए कि हमको टैक्स कम करना ज्यादा करना है। कुछ बार वो बाकी चीजें भी इसमें घुसेड़ देते हैं कि तुमको गाड़ी खरीदने उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी होगा। तो ये सही है या नहीं है, समझते हैं। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर, ये सब इनबिल्ट उसमें इंस्टॉल हो जाता है। आपके मुझे ब्राउजर गूगल क्रोम चाहिए तो आपने अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी कुछ कुछ टाइम पर ये विंडोज का सिक्योरिटी अपडेट आता है, जैसे आज के अपडेट आते हैं, आप तो स्वाभाविक आंख बंद करके उसको ऐसे टिक करेंगे, क्या बराबर है, सिक्योरिटी अपडेट है तो इंस्टॉल करना चाहिए। तो आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो आपके दिल में क्या चला है कि मैं जो ये विंडोज का अपडेट पैक इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत खींच के नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर ये अपडेट होगा, इससे गूगल क्रोम का कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अलग चीज है। गूगल क्रोम को अगर कुछ अपडेट माननी है तो वो अपना अलग अपडेट पैक लेके आए, उसको हम पढ़ेंगे, उसका क्या है अपडेट फीचर, हमारा डेटा तो नहीं चुरा रहा है, उस हिसाब से हम सोच के टिक करेंगे, तो वो अलग होना चाहिए एज पर, मतलब लीगली एथिकली ये बात सही होगी। लेकिन व्हाट इफ ये गूगल वाले माइक्रोसॉफ्ट को पैसा खिला दे कि तुम विंडोज 10 का जो अपडेट भेज रहे हो इसी में हमारा गूगल का भी छोटा सा अपडेट डाल देना, और उसकी मदद से हम इन सबका डेटा ले लेंगे और फिर सब एड्स चलाएंगे, टारगेटेड एड्स करेंगे। अगर ऐसा करे तो इलीगल बात होगी, अनएथिकल बात होगी। सिमिलरली हमने क्या कहा कि जो फाइनेंस बिल है तो राज्यसभा उसमें टांग नहीं आ सकती, मैक्सिमम 14 डेज उन्होंने चर्चा करनी है, वो जो भी बोले उसका कुछ भी लोकसभा को बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन ये बात कहां तक वैलिड है? जब तक ये फाइनेंस बिल जैसा हो कि मतलब उसमें टैक्स की बात होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स को चेंज कर देंगे, इनकम टैक्स 10 की जगह 5 कर देंगे, कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है मान लो उसमें हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर ऐसा कुछ सरकार लेके आए तो ये सारे समझो इन सब के अलग अलग कानून है। वैसा टैक्स का एक कानून है, टैक्स के अनेक कानून है, इनकम टैक्स लेने का इनकम टैक्स एक्ट अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगने का कस्टम्स एक्ट अलग है, लेकिन ये सब माने जाते हैं कि एक झंडे के नीचे, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल। जस्ट लाइक नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर अलग है, लेकिन वो सब एक झंडे के नीचे है, विंडोज 10 के नीचे। हाँ, तो सरकार जब ये कहे कि हम फाइनेंस बिल ला रहे हैं और उसकी मदद से ये चीजें अपडेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट अपडेट किया, कस्टम ड्यूटी अपडेट किया, तो ऐसी बात है कि बोले देखो विंडोज 10 के अपडेट में नोटपैड को चेंज अपडेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर ऐप को अपडेट कर रहे हैं, यस, तो ये लीगल है, मॉरल है, एथिकल है, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन व्हाट इफ सरकार इसमें दूसरा गूगल क्रोम और फायरफॉक्स का भी अपडेट घुसेड़ने की कोशिश करे कि फाइनेंस बिल में ऐसी इनकम टैक्स कस्टम्स की बात लिखी होगी, फिर तीसरा पॉइंट लिख दे कि देखो आज से तुमको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, गाड़ी खरीदना है तो आधार कार्ड कंपलसरी होगा, या आज से ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक जिसकी ओरिजिनल मालिक आरबीआई की थी वो भारत सरकार अपने हाथ में ले रहा है। ऐसा कुछ दूसरा ही चीज लेके आए जो असल में टैक्स के साथ जुड़ा नहीं है।
लेकिन फिर इसको यहाँ पर घुसेड़ा जाए तो क्या ये ठीक होगा? देखिए सरकार ऐसा क्यों करेगी? जब उनको लगे राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी नहीं है, तो अलग से अगर वो ऐसा आधार का कानून लेके आए कि आधार कार्ड विल बी कंपल्सरी फॉर परचेजिंग कार, तो राज्यसभा में हो सकता है कि वो लोग उसको पास नहीं होने देते। सरकार क्या करेगी कि हम इसको पैक कर देते हैं फाइनेंस बिल वाले डब्बे में, क्योंकि फाइनेंस बिल वाला डब्बा ऐसा है कि उस पर राज्यसभा का कोई ज्यादा कंट्रोल या अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसा काम किया जाता है। तो मतलब ये जो बना ये सच में फाइनेंस बिल नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें डाली गई हैं जो टैक्स के साथ जुड़ी नहीं है। तो अगर ऐसा झगड़ा होता है तो ये जो फाइनेंस बिल है ये मनी बिल की डेफिनेशन में आता है कि नहीं? क्योंकि मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा तभी राज्यसभा का कंट्रोल इस पे कम रहेगा। तो हु विल डिसाइड कि इन्होंने जो बनाई है रसोई सच में खिचड़ी है या इन्होंने उत्तपम बना दिया? तो जवाब है लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि ये जो भी बना है ये सही बना है कि नहीं फाइनेंस बिल, और ये इस मनी बिल के डेफिनेशन में आता है कि नहीं। इसके खिलाफ ऑपोजिशन वाले कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि पार्लियामेंट की अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कोर्ट्स को इंक्वायरी करने का पावर नहीं है। इस कारण से कुछ बार विवाद हुआ क्योंकि सरकार ने टैक्स के अलावा आधार कार्ड की भी बहुत सारी चीजें फाइनेंस बिल में छुपा छुपा के पास की थी। आजकल कम करते हैं लेकिन पहले ऐसे हुआ था। तो हमें हमने जो समझ लिया फिस्कल पॉलिसी और अंदाज ले लिया। बजट के 3 डॉक्यूमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स बिल का फाइनेंस बिल खर्चा करने का अप्रोप्रिएशन बिल। अब 3 फंड से समझने हैं। 3 फंड में पहला मैंने आपको बताया 266 आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सरकार जितना टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है ये इसमें जाएगा। आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ कोई भी संस्था से सरकार ने अगर लोन का पैसा लिया है तो जितना भी लोन लिया है वो भी सारा इस तिजोरी में जाएगा। तीसरा, मान लीजिए भारत सरकार ने ओएनजीसी को, स्टेट गवर्नमेंट को, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश को लोन में पैसा दिया था और ये सब लोगों ने लोन वापस किया, तो लोन जो पैसा वापस आएगा, लोन्स रिकवर्ड, वो भी इस कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकमिंग मनी इनसाइड द कंसोलिडेटेड फंड। अब आप समझिए ये कोई ऐसी स्पेशल तिजोरी या लॉकर नहीं है कि जो एक जगह रखा है चंडीगढ़ सेक्टर 5 में। नो, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बिखरा बिखरा होता है, लेकिन जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो एक्सेल शीट में बोला जाता है कि जो टोटल वैल्यू है ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें से पैसा खर्चा करने के लिए सरकार ने पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होगी, और पार्लियामेंट की मंजूरी कैसे ली जाती है? बिल रख के वो पास होगा तो एक्ट बनता है। सो यस, अप्रोप्रिएशन बिल रखना पड़ता है भारत सरकार ने कि ये कंसोलिडेटेड फंड में से हमको 50,000 करोड़ रुपए यूज करने दो, पार्लियामेंट पास करेगी, मतलब स्पेसिफिकली लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा का पावर कम है इसमें, तो ये फिर खर्चा कर सकते हैं। तो ये भी एक जात का मनी बिल है, इसलिए राज्यसभा मैक्सिमम क्या करते हैं 14 डेज तक इस पे चर्चा कर सकती है। लोकसभा वो सब एक्सेप्ट करे माने, इसलिए कोई बात नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर लोकसभा। अब ऐसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें से पैसे खर्चे करने हैं, कुछ योजनाओं का पैसा खर्चा करना है, कुछ मिलिट्री को, कुछ आईएएस आईपीएस को अलग अलग सैलरी देनी है। तो इसमें जजेस को सैलरी देनी है, हाँ, तो उसके लिए भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पास कराना होगा कि जज कितनी जो भी 2-5-10 लाख रुपए सैलरी पास करो। तो इस पे डिस्कशन हो सकता है, हाँ, ये सैलरी कम है, ज्यादा है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन इस पर वोट नहीं हो सकता। तो जितना भी लिखा होगा कि मान लो 2 लाख रुपए जज की सैलरी के दो, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो ही जाएगा, भले लोकसभा ना करे या हाँ करे, वो पास हो ही जाएगा। दूसरा, जज को जब अपॉइंटमेंट मिली उस वक्त उसकी जो सैलरी होगी मान लो 2 लाख रुपए, तो सरकार उसको कम नहीं कर सकती, उसको या तो उतना ही रखे या ज्यादा बढ़ाती रहे, महीने के हिसाब से कम नहीं कर सकते। यानी एक प्रकार से क्या हुआ कि जज की सैलरी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोकसभा में किसकी मेजोरिटी माइनॉरिटी डजंट मैटर, वो हर साल पास होकर उसको मिल जानी है। ऐसा इसलिए, वरना फिर सरकार ये कहती तुम हमारे हिसाब से जजमेंट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी सैलरी कट कर देंगे, तो जज कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कुछ खर्चे हैं जैसे जज सैलरी, उस पर डिस्कशन हो सकता है पर वोटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वोटिंग होगा फिर सरकार उसको कम ज्यादा करा दे तो उसको मजा नहीं आएगा। तो ऐसे जो खर्चे हैं जिनको एक प्रकार से इम्यूनिटी मिली है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऐसा लिखा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या? वो दे देना अपने पास हो जाएगा, इस पे कोई वोटिंग हो नहीं सकती। दूसरा, बाकी जितने खर्चे हैं, मान लो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, उसके लिए सरकार को 50,000 करोड़ खर्च करने, तो कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा मांगना है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने सब बिल रखा है, तो इस पे डिस्कशन हो सकता है कि ये कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है। इस पे वोटिंग भी हो सकती है कि इसको इतना रखो, इसको कट करो, ये सब भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली होगा नहीं कट, क्योंकि लोकसभा में स्वाभाविक है जिसकी मेजोरिटी उसी ने बजट रखा होगा तो पास ही होना जैसे वो मांगेगा। बट हाँ, थियोरेटिकली वो कट भी हो सकता है क्योंकि वोटिंग इज पॉसिबल। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के खर्चे हैं जिसमें वोटिंग करके पास कराना होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्री को ये जो ग्रांट में पैसा जाता है इससे वो अलग अलग योजना चलाती है, तो चार्ज डाउन एंड मेड फ्रॉम। इकोनॉमी के लिए इतना जान लिया काफी, अब कुछ लोगों को इसमें सब दलील हो सकते हैं, पॉलिटी के कोर्स में देखना, वो करने का तो फिर ये इकोनॉमी नहीं रहेगी। कुछ बार बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, आई गिव यू 20 सेकंड्स, इसको आप देखिए। सिंपल, उसने पूछा भाई कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालना है, किसकी मंजूरी है? पार्लियामेंट की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये घड़ी में अभी कितने बजे 9:26, हाँ, तो बस उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम घड़ी खोल के दिखाओ कि ये अंदर से कैसा पुर्जा काम करता है। मतलब कि ये जो तुमने बताया कंसोलिडेटेड फंड किस बैंक में रखा है, आरबीआई में रखा है, एसबीआई में रखा है, इस पे सरकार को ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये तिजोरी पड़ी है, इसको भी नीचे चुरा लेगा फास्ट एंड फ्यूरियस का गाड़ी लेके, नहीं, ये सब फालतू का दिमाग घिस के बोले जैसा होना चाहिए। जो वो नहीं पूछ रहे हैं उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से हर एक मंत्रालय अपने लिए पैसा मांगेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पैसा, फसल बीमा योजना का पैसा वगैरह वगैरह। तो मिनिस्ट्री कहेगी हमें ग्रांट में पैसा दो, तो पहली, दूसरी, तीसरी मिनिस्ट्री सब लोग ये अनुदान में पैसा ले रहे हैं, मतलब समझो लोन का पैसा नहीं है, ये मिल गया उनको, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट की तरह वापस नहीं करना है, इसको बस खर्चा करना है। अब ये मान लो एक मिनिस्ट्री को ग्रांट में पैसा मिला, मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को या जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री को, इसमें से वो कुछ खर्चे करेंगे स्टाफ सैलरी के लिए, जिसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म वाले हुए ना, एक महीने में सैलरी देनी है। कुछ ऐसा होगा कि वो 2-5 साल के लिए, 10 साल के लिए हम नया चीज खरीद रहे हैं, जैसे नया जीप लेना है, गाड़ी लेना है, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ बार ऐसा होगा कि इसमें से कुछ पैसा नीचे राज्यों को देना है, जैसा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें मान लो 100 रुपये का खर्च है तो 60 यूनियन देगा, 40 स्टेट देगा, तो ट्रांसफर करना होगा यूनियन स्टेट्स को वो पैसा। कुछ बार ये पैसा ओएनजीसी, नेपाल, भूटान वगैरह को लोन के रूप में भी दिया जा सकता है, अगर मान लो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी कोई योजना है, तो मिनिस्ट्री वाइज ग्रांट आती है और ग्रांट में से अलग अलग जगह पर पैसा जाता है। तो ये जो भी उन्होंने ग्रांट मांगी, मान लो 100 करोड़ हमको चाहिए और पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया, ये जो 100 करोड़ आपको मिला है वो एक टाइम पीरियड के लिए मिला है कि इस साल के 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च के बीच आपकी मिनिस्ट्री ने इसको स्पेंड करना है। नहीं किया तो फिर ये वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, फिर अगले साल फिर से आपको पार्लियामेंट में पास कराना होगा, ऐसी बात है। कुछ बार ये होगा कि 100 करोड़ तो मिल गए लेकिन फिर 6 महीने गुजर जाए, फिर ये मिनिस्ट्री को लगने 20 करोड़ हमको एक्स्ट्रा चाहिए, कम पड़ रहा है, तो वो फिर से मांग सकते हैं। तो दोबारा जब पार्लियामेंट का सेशन हो तो दोबारा पैसा मांगेंगे बिफोर 31 मार्च, ऑल्सो मान लो जो भी दिसंबर में वापस मिले, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या एडिशनल ग्रांट्स। पूरा अनुदान भी वो मांग सकते हैं और वो भी यूजुअली पास हो जाता है, क्योंकि हमने ये सब पास कराना है लोकसभा में, लोकसभा में तो आपकी पार्टी है तो पास हो ही जाना है, राज्यसभा का तो पार है नहीं। तो दिस वाज फर्स्ट फंड, कंसोलिडेटेड फंड। अब दूसरा है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड फॉर सर्कमस्टेंसेस, उसके लिए जो आप पैसा बफर में रखते हैं, ये जो पैसा ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, इस फंड को कहते हैं कंटीजेंसी फंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट खुद उसका चेकबुक लेके घूमेंगे, नहीं,
इन प्रैक्टिस जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो आईएएस ऑफिसर है, उसके पास सब पड़ा रहता है और फिर जब जब जरूरत होती है प्रेसिडेंट के पास जाके सिग्नेचर ले लेगा। तो मान लो एक दिन अचानक कोरोना आ गया और मार्च महीने में मतलब फरवरी में तो बजट पास हो गया, तो कल्पना नहीं थी कोरोना आएगा, मार्च महीने में आ गया कोरोना। अब पता चला ये ऑक्सीजन और सिलेंडर और ये सब के लिए पैसा चाहिए, तो 50 करोड़ इन्होंने यूज कर लिया। फिर जब वापस पार्लियामेंट मिलेगी मान लो दिसंबर में या कभी, तब पार्लियामेंट अप्रूवल सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन, खर्चा करने के बाद पार्लियामेंट की अनुमति ली जाती है, उस वक्त इमरजेंसी था तो इन्होंने यूज किया है। अब प्रश्न, ये फंड में पैसा आता कहां से? क्योंकि आप समझिए, पैसा तो जो भी टैक्स का आता है या लोन का आता है, ये तो सबकी तरह आता है। कंसोलिडेटेड फंड में कंटीजेंसी फंड जो प्रेसिडेंट के पास है, तो उनके पास अलग से कोई टैक्स लेने का या कुछ ये सब तो सोर्स है नहीं, तो उधर पैसा कहां जाएगा? बात ऐसी है कि पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा खर्च करो, उसी में लिख दिया होगा कि इसमें से हमें 30,000 करोड़ ट्रांसफर करने हैं कंटीजेंसी फंड में। तो जब सरकार एप्रोप्रिएशन बिल रखती है, तो वो उसमें ऐसा सब लिखवा देती है कि हाँ, ये खर्चे करने स्कीम्स के, जजों की सैलरी के, और साथ ही साथ इसमें से 30,000 करोड़ हमको प्रेसिडेंट के पास भेजने हैं और हर कंटीजेंसी फंड। तो मतलब रिफिल कहां से होता है? ये पैसा प्रेसिडेंट वाले कंटीजेंसी फंड का पैसा रिफिल कहां से होता है? कंसोलिडेटेड फंड से। अब यहाँ पर भी तीन लोगों ने दो हिस्से कर दिए। ये जो 30,000 करोड़ है प्रेसिडेंट के पास, उसको दो हिस्से में बांट दिया। इसमें से 60% डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है और 40% डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है। ये दोनों ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे मंत्रालय है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसकी ज्यादा चर्चा अखबार में कभी आई नहीं, तो मैंने कभी दिमाग खर्च किया नहीं। तीसरा फंड है पब्लिक अकाउंट। वो ऐसा कि देखिए, नॉर्मली बैंक में क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट करती है तो इनकमिंग है, और फिर बैंक किसी को लोन में दे देता है तो आउटगोइंग है। कुछ कुछ बार सरकार भी जो ट्रांजेक्शन कर रही है वैसा इनकमिंग आउटकमिंग जैसा शॉर्ट टर्म का ही है। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा था स्मॉल सेविंग स्कीम का पैसा, ये किसान विकास पत्र वगैरह, उसी तरह ईपीएफओ को जो सब्सक्राइबर का पैसा आया, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस स्कीम, पोस्ट ऑफिस में गरीब लोग अपने मजदूर जो हैं गांव में अपने को पैसा भेजना है, मनी ऑर्डर्स, ये सब देते हैं। तो ये असल में सरकार की कोई ना कोई मंत्रालय, कॉर्पोरेशन, उसमें पैसा आया, लेकिन ये सब टेम्पररी पैसा है। इसलिए कि समझो ईपीएफओ का पैसा आया मजदूरों की तरफ से, तो समझो सैटरडे को आया, तो सैटरडे शेयर बाजार बंद होता है, सोमवार को खुलता है। हाँ, तो खुलेगा तो तुरंत सरकार अपने पास थोड़ी रखेगी ये पैसा, सीधा वो चला जाएगा कुछ शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो ये तो टेम्पररी पैसा आया था, परमानेंट के लिए आया नहीं था, वो कहीं आगे जाना है, उसका अंतिम स्थान, फाइनल डेस्टिनेशन कहीं और है। पैसा आउटगोइंग में समझो ये जो पैसा आया, कुछ तो सरकार को लोन में जाएगा, कुछ शेयर मार्केट में जाएगा। अब जैसे मनी ऑर्डर है कि मुंबई में ये मजदूर काम कर रहा है और अपनी फैमिली को उड़ीसा में पैसा भेजना है। आज की तारीख में तो यूपीआई पेटीएम सब है, लेकिन पहले नहीं था, तो मनी ऑर्डर के द्वारा वर्कर्स मुंबई से उड़ीसा पैसा भेजते थे, तो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, 5,000 रुपए देंगे, उस पे 50 रुपए फी भरेंगे, फिर वो डाकिया पोस्टमैन उड़ीसा उसको पैसा भेजेगा। तो ये भी सरकार का खुद का पैसा नहीं है, रेमिटेंस का पैसा है जो फैमिली को दे देना है। तो तकलीफ ये है कि ऐसा करके मान लो 10 करोड़ आए सैटरडे को, जो सरकार के हैं नहीं, वो समझो मंडे को कहीं चले जाने, तो अकाउंट बुक में आप 2 दिन कहाँ रखोगे? कहीं तो लिखना पड़ेगा, तो वो टेम्पररी लिखना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट। तो वेयर डू वी क्लासिफाई सच टेम्पररी फंड्स? जहाँ पे पब्लिक अकाउंट में उसको रखा जाता है। हाँ, तो समझो ईपीएफओ, स्मॉल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मनी ऑर्डर, ये कहीं और जाना है, टेम्पररी जब पड़ा है भारत सरकार के पास, तो उसे हम लिखते हैं कि वो पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। हाँ, तो पब्लिक अकाउंट किधर है? एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, वैसा एक लोकेशन नहीं है, समझो वो अलग अलग जगह बिखरा पड़ा है, वो तो एक्सेल शीट में वो फाइनल नंबर बोलेंगे कि इतने हजार करोड़ अभी पड़े। इसके अलावा सरकार अलग अलग जो टैक्स लेती है उसके ऊपर सेस भी लेती है, सेस का पैसा भी पब्लिक अकाउंट में जाता है। वो मामला क्या है वो अभी हम नहीं देखेंगे, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरे ख्याल से सितंबर में, क्योंकि अब जब मिलेंगे तो हम पहले पीलर का मीन्स का पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब वापस मिलेंगे तो हम सेस और इनकम टैक्स और सारी बात करेंगे। देन इट विल बिकम मोर क्लियर कि पब्लिक अकाउंट काम कैसे करता है और सेस क्या होता है। खैर, ये पब्लिक अकाउंट में जो पैसा आया गया, इस पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी होती, वरना तो लंबे हो जाएंगे ना। आज एक मजदूर ने 5,000 रुपए दिए कि उड़ीसा में माँ को भेज देना, तो क्या दिल्ली में जाएंगे पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने? नो। तो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी होती, जब उसको सरकार खर्च करती है। खर्च करना तो राइट वर्ड भी नहीं होगा कि उसको आगे बेच दिया किसी को। यार, तो पूरा माइंड में भी अगर आप ऐसा बनेगा, आपके हैंड आउट में भी दिया होगा। कंसोलिडेटेड फंड में क्या है? लोन का पैसा, टैक्स का पैसा, ये सब आता है, और इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी जब भी आपको ये पैसा स्पेंड करना है। इसमें से कुछ पैसा जाता है प्रेसिडेंट के कंटीजेंसी फंड में, वो दूसरी चीज हुई। और तीसरा पब्लिक अकाउंट होता है, तो उसमें भी कुछ पैसा आता जाता है, हालांकि पार्लियामेंट का उस पर कंट्रोल ज्यादा उसकी है नहीं बात। अब जैसे समझिए, मान लीजिए ईपीएफओ में मजदूरों का पैसा आया, तो हम लिखेंगे पब्लिक अकाउंट टेम्पररी है। अब उसमें से कुछ पैसा चला गया शेयर मार्केट में, कुछ पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो क्या है? भारत सरकार को लोन में गया, तो भारत सरकार को लोन में गया, तो हमने अभी पढ़ा ना भाई कि लोन का पैसा जो भी है वो कहाँ लिखा जाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड में। तो ऐसी बात है कि सैटरडे उधर रहा होगा, सोमवार को वो आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में, तो साइकिल चलती रहती है। तो फिजिकल पॉलिसी देखिए, बजट के 3 डॉक्यूमेंट देखे, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फंड देखे, उसके अलावा भी छोटे मोटे मुद्दे हैं वो ब्रेक के बाद समझते हैं। तब तक कल रात तक हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ आप ट्राई करें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
1 more minute. 30 more seconds. हाँ, तो आपको क्या लगता है ये सब पीएसएल लोन और कुछ पूछा है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सूरज, मानसी, प्रभाकर, सचिन, एस कुमार, राणा, रोहित, सयान, जगजीत, प्रिंस, स्वाति, आराध्या, यशोदा, रोशनी, संतोष, गौरव, साक्षी, अभिषेक, गीतेश, जागृति, ऋतिक खान, परिधि, कस्तूप, सत्यम, जयंत, देवी, अंजलि, ईशा, रौनक कुमार, अंकिता, सानिया, सुमित, अनु, फिर अमल, साक्षी, विकास, रीचा, हमजा, सोहन, प्रशांत, विकास, ऋतिक, आदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए, एमएसएमई की डेफिनेशन कल रात हमने देखी थी। अब नई पुरानी कोई भी आप डेफिनेशन दे दो तो भी ये जो है वो गलत ही है। सेकंड स्टेटमेंट कि 15 से 25 करोड़, असल में दूसरा ही कुछ चल रहा है। तो वन इज रॉन्ग। दूसरा क्या कहता है कि बैंक वाले जो लोन में पैसा देते हैं, आप जानते हैं उसका 40% उन्होंने गरीबों को, किसानों को, स्मॉल इंडस्ट्री सबको देना है, पीएसएल लोन जिसको बोलते हैं। तो ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो सब पीएसएल माना जाएगा। अब नॉर्मली हमें लगता है ये करेक्ट है और यूपीएससी आंसर की के हिसाब से भी करेक्ट है, लेकिन इसमें 1 साल तक झगड़ा चलते रहा सब कोचिंग वालों का, ऑनलाइन फॉरम्स के अंदर स्टूडेंट्स का। इसका कारण क्या? कि आप जानते हैं एक खास प्रजाति है यूट्यूब पे जिसका नाम है गैस मास्टर्स। वो ऐसा बोलते हैं देखो बिना पढ़े आप पास कर सकते हैं यूपीएससी, कि जब भी ऐसा ऑल लिखा हो यानी कि एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट हो तो वो हमेशा गलत होता है। मतलब किताब में क्या लिखा है वो चेक बैक नहीं करना, बस वो गलत होता है। तो स्वाभाविक है ये जो गैस मास्टर्स के चक्कर में पड़े स्टूडेंट्स, तो वो तो 1 साल तक वही माला जपेंगे कि नहीं ये तो गलत ही स्टेटमेंट है। अब तकलीफ ये है कि इसको वेरीफाई करने का कोई सोर्स ही नहीं है। आरबीआई का पूरा पीएसएल का गाइडलाइंस मैनुअल पढ़ो, उन्होंने ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि ऑल टाइप ऑफ बैंक लोन्स आर एलिजिबल। तो ये लोग क्या कोई जाता तो होगा जो नहीं है क्वालीफाई होता होगा, मान लो कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का लोन क्वालीफाई नहीं होता होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लोन क्वालीफाई होगा। अब ऐसी चीजें इसको आप ढूंढ के यस या नो में वैलिडेट कर नहीं सकते। लेकिन फिर फाइनल आंसर क्या है तो पता चला, हाँ भाई सभी जात की वो लोन्स क्वालीफाई करती है, जो भी आप इनको दो वो सब पीएसएल कोटा ही है। सो द आंसर इज बी, ओनली 2 करेक्ट। कुछ लोग उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर रहे थे कि मान लो इनका कोटा हो कि 40 में से 12% लोन इनको जाने, तो अगर 13 करोड़ रुपया और दे दिया तो वो तो अबव एंड बियॉन्ड कोटा हो गया ना, तो पीएसएल नहीं है। कुछ लोग ऐसे वकील उसमें बन रहे थे, लेकिन यूपीएससी की वकील की भी नहीं पूछ रही थी, जनरल साइंस में पूछ रही थी। जनरल साइंस भी करेक्ट है। मतलब वैसे आसान लगता है बट इट इज टफ, क्योंकि रियल एग्जाम में आप बैठो तो फिर हर चीज में आपको शक होने लगता है कि भाई ये सही होगा कि नहीं। एनीवेज, अब वापस आते हैं। तो हमने बजट के 3 डॉक्यूमेंट देखे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे 3 फंड्स देखे। अब इसके अलावा भी कुछ और फंड्स हैं। देखिए, जब भारत को आजादी मिली तो बंटवारा यानी पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए, तो उनके विस्थापन और रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने डोनेशन में पैसा लेना चालू किया। तो ऐसा पीएम एनआरएफ फंड था, वो नेहरू ने बनाया। फिर कुछ साल बाद जब ये कोरोना आया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया। अब ऑब्जेक्टिव मिलते जुलते हैं। देखो, पीएम एनआरएफ क्या था, शुरू में सब पाकिस्तान के रेफ्यूजी को सेटल करना। उसके बाद ऐसा है कि चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट गरीब को देनी है, पेंडेमिक हो गया, महामारी, सब जगह यूज कर सकते हैं। तो नेहरू वाला फंड भी था, लेकिन मोदी जी ने ऐसे मिलता जुलता एक और फंड बना दिया कोरोना के दौरान। दोनों ही फंड में सेम बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इसको ऑपरेट करती है। इसको पार्लियामेंट में कानून पास करके नहीं बनाया है, इसको पार्लियामेंट कोई बजट या टैक्स या लोन का पैसा नहीं देती है। आम जनता, विदेशी नागरिक इसको डोनेशन में पैसा दे सकते हैं। जो भी इसमें डोनेशन देता है उसको इनकम टैक्स में माफी मिलती है, जितना पैसा डोनेट किया। इनकम टैक्स क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आएगा तब देखेंगे। कंपनियों को भी याद करो, अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में लगाना था, कुछ 2% सीएसआर। तो अगर कोई कंपनी वाला भी पैसा इसमें डोनेट करे तो उसका भी सीएसआर कोटा कंप्लीट माना जाता है। आपके तो बेस्ट चीज है। तो फिर विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये बिना कानून से बनाया गया है, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर है। ये तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर हुआ ना, तो सरकारी चीज नहीं है ये, तो मतलब निजी एक बात होगी। तो कोई अगर आरटीआई में डाले अच्छा इसमें से कितने मास्क और सैनिटाइजर आपने खरीदे, तो सरकार जवाब नहीं देती, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो वो अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ इसकी कमेंट्री चलती रहती है, जो हमारे लिए बहुत काम की नहीं, जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी। आपको इनकम टैक्स भरना है तो कितना, 2 साल का, 5 साल का नहीं, 1 साल का। तो ये साल कब चालू होता है? जनवरी में नहीं। इनकम टैक्स कोई मतलब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि अप्रैल टू मार्च, फर्स्ट अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ये रूल था, आजादी के बाद भी हमने यही फाइनेंशियल ईयर जारी रखा। कुछ कुछ बार ऐसी डिमांड हुई कि देखो अमेरिका में तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर में जितना कमाए उस इनकम टैक्स भरो, तो हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी उसकी, शंकराचार्य कमेटी। उसने सब सजेशन दिए कि हम ये करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर अलग अलग स्टेट्स ने ना कर दी कि भाई जो चल रहा है अंग्रेजों के टाइम का, ठीक है तुम नया अगर कुछ चेंज करोगे तो हमने सारे सॉफ्टवेयर, अकाउंट बुक्स, सारे हमारे मैनुअल ये सब चेंज करने होंगे, तो उसमें जितना टाइम और दिमाग खर्च होगा वो चैलेंजेस दे आउटवे द बेनिफिट, फायदे कम है और चुनौतियां ज्यादा। तो इसको हम नहीं करेंगे, हम हमारा फाइनेंशियल ईयर यही रखेंगे क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हम बदलेंगे नहीं। तो ये मैटर समझो 2017 में खत्म हो चुका है, उन्होंने स्टेट सरकार ने खुद ही बोला नहीं चेंज करना है। तो शुड भी चेंज द फाइनेंशियल ईयर, ये मुद्दा भी है ही नहीं जब सरकार ने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे। आपको फिर भी जानना है तो वो 2017 मैंने वीडियो बनाया होगा, उस पर आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन डोंट वेस्ट टाइम। भले इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में कोई आर्टिकल फार्टिकल है तो भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस पे सरकार ने बोल दिया कि हम नहीं करने वाले। ये तो पुराना फूटा कारतूस मुद्दा है ना। बजट के अंदर बात आएगी, वोट ऑन अकाउंट, इंट्री बजट, ये सब। देखिए, जब बजट रखा जाता है तो पहली तारीख को वो प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, टीवी न्यूज़ में पूरा दिन चलेगा। फिर उस पर एक जनरल डिस्कशन होगा, फिर अलग अलग मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसको सुपरवाइज करने के लिए पार्लियामेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उनको भेज दिया जाएगा कि तुम अपना अपना देख लो कि एग्रीकल्चर में क्या अच्छा बुरा, हाईवे में क्या अच्छा बुरा है। फिर वो वापस मिलेंगे, तो एक एक मिनिस्ट्री ने जो ग्रांट मांगी है उस पर वोटिंग होगा। फिर ये सारी ग्रांट्स पे वोटिंग हो गया तो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तो सरकार अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से खर्चा कर सकती है। और फिर आखिर में टैक्स लेने का फाइनेंस बिल पास होगा। ये जब पास हो गया तो हम कहेंगे पूरा बजट पास हो गया। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। कुछ बार उन्होंने एग्जाम में पूछा भी है। सो दीस आर द 6 स्टेजेस। इसमें और भी कहानियां हैं, वो आप लक्ष्मीकांत में और पॉलिटिक कोर्सेज में देखना। पहले आप ये सीक्वेंस से 2-3 बार पढ़ लो। आई गिव यू 30 सेकंड्स। तो 6 स्टेज में पास होना है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, वोट ऑन अकाउंट। वो क्या है? मान लीजिए ये एक रेकलेस बाबू सोना है और उसका प्रीपेड जो भी प्लान था उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है और उसके पास पैसा नहीं है।
उसको पापा ने बोला कि देखो तुमको हर महीने मालूम है 1000 रुपये का पॉकेट मनी दूंगा, लेकिन अभी महीने की 25 तारीख है और इसका प्रीपेड खत्म हो गया है। तो ये क्या कहेगा कि पापा मुझे एडवांस में थोड़ा पैसा दे दो, कि अभी आप मुझे 200 रुपये दे दो, बाकी के 800 बाद में देना, पर अभी मुझे टेम्पररी चाहिए। तो ये जो वो कर रहा है उसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, कि अचानक नेक्स्ट अप्रूवल या पैसा आना है लेकिन उसको कुछ देरी है, तब तक आप टेम्पररी मुझे कुछ पैसा दे दो। अब समझते हैं मामला क्या है। ये ऐसे माइंड में दिया, लेकिन पहले मैं आपको कहानी पूरी बताता हूँ। देखिए, एक जमाने मतलब कांग्रेस के जमाने में बजट जो प्रेजेंट करते फरवरी में करते, लेकिन फरवरी के चौथे हफ्ते में वो करते थे। ऐसा क्यों? शायद अंग्रेजों के जमाने की लेगेसी थी। तो बजट 2012 प्रेजेंट हुआ फरवरी के चौथे वीक में। उसमें जो भी पैसा पास करवाया वो क्या है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च के लिए उन्होंने पास करवाया। ओके, अब यहाँ पर आप समझो ये जो 2012 का बजट उन्होंने रखा है, तो ये भी 6 स्टेज में पास हुआ होगा कि प्रेजेंट किया, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटिनी बाय कमिटी, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, ये सब उन्होंने प्रोसेस की होगी। और वो प्रोसेस के तहत अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च यहाँ तक के लिए उनको पैसा स्पेंड करने की छूट मिली है। ये 2012 को। अभी 2013 में क्या होगा, वापस से उनको बजट 2013 का रखना है, तो वापस से वो फरवरी महीने में चौथे वीक में वो प्रेजेंट करेंगे। और फिर वापस से उस बजट में चर्चाएं होंगी, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटिनी ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। ये करते करते मार्च भी खत्म हो जाएगा, 31 मार्च भी खत्म हो जाएगा। करते करते कभी कभी अप्रैल भी खत्म हो जाता था, मई महीना भी आ जाता था। तो अब तकलीफ हो जाएगी सरकार को, क्योंकि समझो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा खर्च करने का परमिशन लिया था पिछले साल अप्रोप्रिएशन एक्ट 2012, लेकिन उसका वैलिडिटी कब तक था? 31 मार्च तक। अभी नया बजट पास नहीं हुआ है और पुराने वाला का जो भी क्योंकि समझो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा खर्च करने का परमिशन लिया था पिछले साल अप्रोप्रिएशन एक्ट 2012, लेकिन उसका वैलिडिटी कब तक था? 31 मार्च तक। अभी नया बजट पास नहीं हुआ है और पुराने वाला का जो भी वैलिडिटी वो खत्म हो गया, तो फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल, मई महीने तक आएंगे, मई महीने में जाके वो अप्रोप्रिएशन बिल नया पास होगा। तो यहाँ पर ये मार्च और अप्रैल में आप तब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैसे सैलरी दोगे, गरीबों को ये जो भी मनरेगा स्कीम, मुफ्त का राशन, ये सब आप कैसे देंगे, मिलिट्री वालों को कैसे पैसे देंगे? तो ये तो तकलीफ हो गई कि पुराना बजट वो कंप्लीट हो गया, उसका फाइनल डेट, और नया वाला अभी तक पास नहीं हुआ है, तो टेम्पररी 2-3 महीने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तब वो मांगते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आपने मेरा जो प्रीपेड प्लान था उसका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया, आप मुझे नया वाला रिचार्ज करके तो देने वाले थे, लेकिन वो लेट हो रहा है, तो अभी मैं कैसे फोन पे बात करूं, तो आप मुझे टेम्पररी पैसा दे दो। फुल रिचार्ज हम बाद में कराएंगे, अभी 10-20 रुपये का मेरा रिचार्ज करा दो तो मेरा काम हो जाए। तो पार्लियामेंट सरकार को टेम्पररी छूट देगी, क्या ठीक है, मौज करो, तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से थोड़ा पैसा अभी स्पेंड कर सकते हो, कि पूरा साल तुमको 100 करोड़ स्पेंड करना था, तो अभी उसका 1/6 हम तुम्हें टेम्पररी दे रहे हैं, तुम ये 2-3 महीने करो, तब तक मई महीने तक आपका नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा, फिर तो जितना पैसा आपको उड़ाना है आप उड़ा सकेंगे। तो इसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, जो पार्लियामेंट ने टेम्पररी पैसा अप्रूव किया। नॉर्मली 2 महीने के लिए ये दिया जाता था, और कितना दिया जाता था, तो पूरे साल का जो बजट है उसका 1/6 उतना वो देते थे। तो दैट इज वोट ऑन अकाउंट। तो क्या है, पुराने अप्रोप्रिएशन एक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, नया अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होना बाकी है, तो बीच में पैसा टेम्पररी जो पार्लियामेंट ने दिया, दैट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। फिर आई मोदी सरकार, मोदी सरकार ने रिफॉर्म लिया जिसकी मदद से वोट ऑन अकाउंट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। वो ऐसे कि देखिए अब तक क्या हो रहा था, बजट 2016 तक फरवरी के चौथे हफ्ते में वो बजट रखते थे, इस कारण से सब डिले हो रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि 2017 से अब हम जो बजट रखेंगे वो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को रखेंगे। तो फरवरी का मतलब फर्स्ट फरवरी सोमवार है जो भी, तो रख देंगे, रविवार तो नहीं रखेंगे, जो भी वर्किंग डे है पहला फरवरी महीने का, तब हम बजट रख देते हैं। इससे होगा क्या कि पूरी प्रोसेस थोड़ी एडवांस हो जाएगी, तो 31 मार्च आने से पहले ही वो नया बजट पास करवा देते हैं। पुराना अप्रोप्रिएशन एक्ट भले यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले वो नए वाला भी पास करा देते हैं, जिसमें लिखा होता कि ये आपका नया जो भी प्लान या एक्ट है ये पहले अप्रैल से एक्टिवेट होगा, तो वापस पैसा बड़ा सा मिल गया, तो स्टाफ को सैलरी देते रहो, गरीबों को योजना का पैसा दो, मिलिट्री को पैसा दो, स्मूथली काम होता है। तो अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि फरवरी के 4th वीक की जगह फर्स्ट वर्किंग डे को ही रख देते हैं बजट, तो 31 मार्च से पहले पास हो जाता है, तो टेम्पररी वोट ऑन अकाउंट लेना नहीं पड़ता। तो देखिए बजट के नाम पे अब क्या करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल का हिसाब किताब, फाइनेंस बिल टैक्स लेने के लिए, अप्रोप्रिएशन बिल खर्च करने के लिए। कुछ बार पहले क्या करना पड़ता था कि पूरा पास नहीं होता तब तो वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नॉर्मली पड़ती नहीं। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होता है, ग्रांट्स, कट मोशन, गिलोटिन वगैरह, वो सब क्या वो आप पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत वगैरह में देख लेना। तो हमने देखा वोट ऑन अकाउंट। अभी नेक्स्ट मुद्दा आता है इंटरिम बजट। देखिए नॉर्मल ईयर में जब लोकसभा का इलेक्शन नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसमें ये पूरी इकोनॉमी में क्या अच्छा बुरा चल रहा है, अगले साल की क्या सजेशन है, ये सब दिया जाता है। और उसके बाद 1 फरवरी को जनरल बजट आता है, सिवाय कि उस दिन रविवार हो तो नहीं आएगा। अब ये जनरल बजट आएगा उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं कि जैसे इस बार था 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं, तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। लेकिन 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन था, मान लीजिए उसी साल सरकार ऐसा बोल दे 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं, या 0% इनकम टैक्स ही नहीं, खत्म, और सब गरीबों को 1 लाख रुपया दे देंगे, सारे किसानों का लोन माफ कर देंगे, तो फिर तो टाटा बाय बाय खत्म। ऑपोजिशन पार्टी जीत ही नहीं सकती जब इतना बढ़िया बजट सरकार बना के दे दे, लोक लुभावन पॉपुलिज्म वाला बजट दे दे, तो ये ठीक नहीं होगा, अनइक्वल कंटेस्ट हो जाएगा। इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो इलेक्शन से पहले जो बजट आएगा उसको हम कहेंगे इंटरिम बजट, और उसमें बड़े बड़े कोई अनाउंसमेंट लुभावने नहीं करेंगे। फिर इलेक्शन होगा, वोट से जीतेगा जो कांग्रेस बीजेपी, वो आएगा, उसके बाद उसकी मर्जी है, या तो पुराना बजट चालू रखे या नए वाला जनरल बजट इलेक्शन के बाद रख भी सकता है, तो ये होगा। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे आता है नॉर्मली 31 जनवरी को, चुनाव वाला वर्ष होता है लोकसभा इलेक्शन, तो वो लोग लगभग नहीं रखते, वो इलेक्शन खत्म होने के बाद जून जुलाई में जब भी आता है नेक्स्ट सरकार और उसका बजट, उसके पहले वो रख देते हैं। तो इलेक्शन ईयर में ये होता है कि जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा, वो आएगा मई महीने में, नॉर्मली लोकसभा इलेक्शन हो तो उसके बाद जून जुलाई में आता है। ये सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है कि केवल एक बार बजट रखा जा सकता है, या इलेक्शन ईयर में आप ज्यादा पॉपुलिज्म लोक लुभाव नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे पहले क्यों नहीं रखते? वो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या सब डेटा होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई इतना बड़ा है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, तो ऑपोजिशन वाले उसका मुद्दा नहीं बनाते, इसलिए वो क्या इलेक्शन से पहले रखना ही नहीं है डॉक्यूमेंट, इलेक्शन के बाद रखेंगे। हाँ, तब देखिए इलेक्शन ईयर 2014-19-24 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इंटरिम बजट फरवरी में आएगा, उसमें अनाउंसमेंट कम होंगे, छोटा सा बजट होगा। तब बजट स्पीच अगर गिने बैठो 14 पेज, 22 पेज, 28 पेज तक की ज्यादा चर्चा होती नहीं। फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद मई महीने में यूजुअली इलेक्शन होते हैं, फिर जून जुलाई में नया सरकार आ जाए, फिर वो वापस नया बजट रखते हैं।
तो उसमें आप देखिए लंबी चौड़ी कहानी होगी, तो 43 पेजेस, 66 पेजेस। इस बार भी मतलब 2024 में दूसरा बजट है, उसमें भी 50-60 पेज होंगे। तो यस, इंटरिम बजट इज शॉर्ट, जनरल बजट जो बाद में आता है इट इज लॉन्गर। हाँ, तो सिंपल एक लाइन में बताना हो तो क्या है, इज दिस अ लोकसभा इलेक्शन ईयर? हर एक राज्य का बिहार चुनाव, गुजरात चुनाव, इसके बाद हम जनरल इलेक्शन माने लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे देश का इलेक्शन का साल है। तो फिर फरवरी में इंटरिम बजट रखना पड़ेगा, और उसमें बैंड बाजा बारात लगा के बड़े बड़े स्कीम के अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि किसानों को हम 25,000 रुपये दे देंगे, इनकम टैक्स ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए वो जो वर्ष है वो इलेक्शन ईयर नहीं है, जैसे 2025, तो तब क्योंकि वो इलेक्शन ईयर नहीं है, इसलिए वो क्या रखते हैं जनरल बजट फरवरी में, और उसमें तो बैंड बाजा बारात के साथ सब कर सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब जैसे 2014 को आप सोचिए, तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो फरवरी में जब उन्होंने बजट रखा होगा वो होगा इंटरिम बजट, तो उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं होंगे। फिर मान लो मई महीने में इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीती है, मोदी जी पीएम बनते हैं, तो फिर क्या होगा? दो बातें हो सकती हैं, या तो बीजेपी का हमको वही बजट कबूल है तो पूरे साल वही चलेगा, तो अब वो बोलेंगे हमको कबूल नहीं है, तो जुलाई में वो दूसरा बजट रखते हैं, इसको हम कहेंगे जनरल बजट फॉर 2014 आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। मान लो कांग्रेस की सरकार ही री इलेक्ट हो जाती, वापस चुन के आती, तो क्या करते? तो भी वो भी अपना इंटरिम बजट की जगह बड़ा वाला बजट रखते जिसमें नए नए अनाउंसमेंट करते, और अगर उनको नहीं करना तो इंटरिम बजट को कंटिन्यू रखते। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि साल में सिर्फ एक ही बजट हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सब ग्राफिक्स के जरिए आपके नोट में दिया होगा कि देखिए इस दिस लोकसभा इलेक्शन ईयर, जब यस तो फिर आप इंटरिम बजट प्रेजेंट करो, और उसमें आपका ये इसमें बैंक का फोटो क्यों रखा है, इसलिए कि देखो उस साल आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लड़कियों को फ्री में मोपेड दे देंगे, फ्री में मोबाइल दे देंगे, ऐसा लोग बात नहीं कर सकते। दैट इज द मोटिव इन दैट इमेज। मान लीजिए इलेक्शन ईयर नहीं है, हाँ तो फिर तो जनरल बजट प्रेजेंट कर सकते हैं, सब अनाउंस कर सकते हैं। फिर जैसा भी बजट होता है, बजट के नाम पे 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो हिसाब किताब का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा फाइनेंस बिल टैक्स लेने के लिए, तीसरा अप्रोप्रिएशन बिल खर्चा करने के लिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ बार ये होगा कि ऐसा जो फंड तो मिल गया, लेकिन नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन एक पास होने से पहले पुराने वाला लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया, तो टेम्पररी पैसा चाहिए। इधर मैंने मोबाइल क्यों रखा है, मतलब प्रीपेड रिचार्ज करने वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाँ तो क्या आपको चाहिए ऐसा टेम्पररी रिचार्ज? आप यहाँ चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट। आप क्या नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो फर्स्ट फरवरी को बजट दिया, तो हमारा ऐसा सब सिस्टम से चला, कोई बीच में लैप्स नहीं हो रहा है, देन यू डोंट हैव टू प्रेजेंट द वोट ऑन अकाउंट। तो दैट इज द एंटायर जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। अभी देखिए इलेक्शन ईयर है तो इंटरिम बजट आएगा, और उसके बाद जनरल बजट आएगा। अब मैंने आपको बताया कि डू यू वांट टेम्पररी फंड्स बिफोर पासिंग द अप्रोप्रिएशन एक्ट, तो कांग्रेस के जमाने में वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था कि अगर आपको टेम्पररी पैसा चाहिए तो वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेना पड़ेगा। जैसे बीजेपी राज में क्या चल रहा है कि फर्स्ट फेब को डाल लेते हैं तो टाइम पे पास हो जाता है, टेम्पररी वोट ऑन अकाउंट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि जब भी फुल बजट है, जिसको मैं कहूं जनरल बजट, उसमें तो बीजेपी सरकार अब वोट ऑन अकाउंट मांगती नहीं, वो कहते हैं तो फर्स्ट फरवरी से सब टाइम पे पास करा देते हैं। अब 2019 में आया लोकसभा इलेक्शन, तो फरवरी में वो क्या करेंगे, इंटरिम बजट लगाएंगे, उसके साथ उन्होंने वोट ऑन अकाउंट मांगा। क्यों मांगा? इसलिए कि चलो अभी टेम्पररी इलेक्शन के बाद बड़ा वाला बजट आएगा, तब बड़ी रकम मांगने वाले, जो भी उनकी सोच रहेगी। फिर 2019 में वापस बीजेपी चुन के आती है, तो जून जुलाई में उन्होंने इंटरिम के बाद फुल बजट या जनरल बजट रखा होगा, तब उन्होंने वोट ऑन अकाउंट मांगा, तो जब नहीं मांगा क्यों? शायद ये सोचा कि पहला जो पास किया था उतना पैसा है, उतने में तो हमारा नया अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाएगा। फिर ऐसा सब चलते रहता है। उसके बाद समझो 2024 में भी ऐसा इंटरिम में मांगा होगा, फिर जो 25-24 का फुल बजट आया होगा उसमें नहीं मांगा होगा। तो मतलब इसमें समझो कोई रूल नहीं है कि मांग सकते हैं नहीं मांग सकते, सरकार की मर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, उनको मांगना है कि नहीं मांगना है। यूजुअली इलेक्शन ईयर में जो इंटरिम बजट आता है उसके साथ वो वोट ऑन अकाउंट मांगते हैं, हालांकि मांगने की वैसे जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट फरवरी को वो डाल देते हैं पेपर्स, तो खैर वो चलते रहता है। अब इसमें कुछ लोग झंडा उठाते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो वो सब अपनी एग्जाम में काम का नहीं है, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। उनको पैटर्न के हिसाब से वो चल रहे हैं, और इतनी पंचायत में यूपीएससी खुद नहीं उतरती, आप पीवाई को देख लो, तो मूव ऑन इन योर स्टडीज। तो इंटरिम बजट वोट ऑन अकाउंट इज डन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके नीचे अधिकारी होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। 3 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, रीअपॉइंटमेंट भी होता है, जैसा ये जो अभी है नागेश्वरन, इनको वापस से रीअपॉइंट किया है। तो इससे मजा क्या है कि अभी और 2-3 साल और चलेंगे तो शांति रहेगी। शांति ऐसे रहेगी कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे लेते हैं इसमें बहुत ज्यादा वो लिखते नहीं है, 500 पेज का होता है, पर समझो एग्जाम के लिए कुछ या कोई बहुत सारे नए सजेशन दे दिए तो हम लंबे हो जाए, मीन्स के लिए पॉइंट्स रटते रटते, ऐसा होता नहीं। तो अच्छे आदमी है, तो इनको तीसरी चौथी 5वीं बार भी रीअपॉइंटमेंट मिले, मेरी तो ऐसी प्रार्थना है। तो ऐसे रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल। अब ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनका ही काम होता है इकोनॉमिक सर्वे लिखो, भारत सरकार को सलाह दो। तीसरा इनका काम होता है, देखिए जितने आईपीएस है एक स्टेट के अंदर, तो उसका ट्रांसफर प्रमोशन और बाकी चीजें कौन देखेगा, सबसे बड़ा बॉस कौन, डीजीपी। तो उसी तरह एक होती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस, वो भी यूपीएससी रिक्रूट करते हैं, पर उसमें आपने इकोनॉमिक्स के साथ आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ रूल्स होते हैं। तो उन सब ऑफिसर्स का जो भी प्रमोशन ट्रांसफर और बाकी चीजें देखनी है, जिसको हम कहते हैं कैडर कंट्रोलिंग या सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो वो सर्विस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पास होता है। मेन काम तो इसका इकोनॉमिक सर्वे लिखना है। बड़े बड़े लोग इस पोस्ट पे बैठ चुके हैं, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बनेंगे, रघुराम राजन जो बाद में गवर्नर बनेंगे, फिर अरविंद सुब्रमण्यन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये लोग थे। आप सब लोग नसीबदार है कि उनके जमाने में आप एग्जाम देने आए नहीं, क्योंकि वो सब इतनी सारी अतरंगी 25,000 की सजेशन दे के पढ़ते पढ़ाते अपना टाइम काफी उसमें वेस्ट होता था। अभी क्या हार्ड इमोजी की कमी बात करते हैं, तो 2022 से भी अनंता नागेश्वरन है। अब ये जो पुराने के अरविंद सुब्रमण्यन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, ये सबको खुजली मची थी कि देखो जैसा आईएमएफ वाला अपना रिपोर्ट बनाता है तो 2 वॉल्यूम बनाता है, कि वॉल्यूम 1 उसमें फ्यूचर सजेशन होंगे और वॉल्यूम 2 उसमें पिछले साल का डेटा होगा। फिर ये जो नया अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कहा यार देखो यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो सीरीज शुरू करते हैं, तो पहले वीडियो पे 1 लाख व्यू आते हैं, दूसरे पे 50,000, तीसरे पे 10,000, फिर 500 भी नहीं आते, तो इसलिए 2 वॉल्यूम या 2 वीडियो नहीं बनाने, सिंगल ही वॉल्यूम रखो। और असल में उन्होंने ऐसा बोला कि पब्लिक 2 वॉल्यूम कभी पढ़ती नहीं, तो फालतू में क्यों लिखना है, एक ही वॉल्यूम हम लिखेंगे। तो ये भी हार्ट इमोजी, आपको भी एग्जाम के लिए कम प्रिपेयर करना पड़ता है। अब नॉर्मली ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कौन प्रिपेयर या साइन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो पुराना था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, इसने अचानक नौकरी से रिजाइन कर दिया, तो नए को सिलेक्ट करने में सरकार को टाइम जाएगा। अब उसको सिलेक्ट करते करते समझो जनवरी 28 हो गया नागेश्वरन को लाते लाते 2022 में, और आप जानते 31 जनवरी को तो रखना होता है, तो सरकार ने सोचा क्या करे, तो एक और आदमी को काम सौंप दिया था, संजीव सान्याल। वो एक लेखक है और फिर अलग अलग इकोनॉमिक की बॉडीज में और यूट्यूब पे घूमते रहते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक एडवाइजर साइन करे और प्रिपेयर करे। वो एक ऐसा एक्सेप्शनल ईयर था जब इन्होंने उसे बनाया था प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक अलग पोस्ट होती है।
तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे जब यहाँ किधर पढ़ोगे तो हम स्पेसिफिक उसके समझो मान लो 7 चैप्टर है तो चैप्टर वाइज हम नहीं पढ़ेंगे, हम पिलर वाइज पढ़ेंगे कि पहले पिलर में उसने क्या बोला, सेकंड पिलर में क्या बोला, थर्ड में, फोर्थ में वगैरह। फॉर एग्जांपल पहले पिलर में उसने क्या बोला, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, शेयर बाजार का गुब्बारा, भारत का जीडीपी 100 का है और 140 का गुब्बारा है, फट जाएगा, बेल शेप का होता है, वो सब बात की उसने। कल परसों हमने इंश्योरेंस पेंशन में पढ़ा कि कैसे ब्रिटेन में वो पीएगो मॉडल है कि शक्तिमान और गोविंदा का पेंशन मेंबर हुआ, मेरा पेंशन आप भरें और वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। तो हम ऐसा अलग अलग पिलर्स में उसे देखेंगे, हम चैप्टर वाइज पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे कैसा नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण ये है, समझो जब आपको मेंस में लिखना है तो 3 5 साल का ऐसा सब जमा करके आप लिखते हैं, तो तब आपको चैप्टर नंबर थोड़ी याद रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के ये 12वें चैप्टर में ऐसा बोला था, तब आपको थीम्स याद रखने चाहिए। इसलिए हम थीमेटिकली उसको पढ़ने तो चिंता नहीं करनी है, सब हम पढ़ ही रहे हैं, बट यू नॉट फाइंड एग्जैक्ट पेज नंबर चैप्टर नंबर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो नीड नॉट वरी। 2024 भी 25 भी उसके पहले के भी 3 5 साल के सब हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या हमको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, क्योंकि कुछ टॉपर्स बोलते हैं देखिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, हर एक जो उसका चैप्टर होता है उसमें शुरुआत में उसने सब इटैलिक्स में लिखा होता है इंट्रोडक्शन, वो पढ़ना चाहिए। चैप्टर के एंड में कंक्लूजन होता है, वे फॉरवर्ड होता है, वो पढ़ना चाहिए। कुछ बार ऐसा होता है चैप्टर में कंक्लूजन नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है, क्या करेंगे आप भाई, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना, उसमें आरटीए लगाओगे आप जाके, भाई तुमने कंक्लूजन क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसे वही प्रश्न पूछते हैं, ये चैप्टर में तो कंक्लूजन नहीं, तुमने बोला कंक्लूजन पढ़ना है तो कहां करना भाई, तो मैंने थोड़ी लिखा है, उसको जाके गला पकड़ना। मतलब कॉलेज स्टूडेंट यूपीएससी एस्पायरेंट में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए आजकल पता नहीं थोड़ी कम क्यों हो रही है। आप खड़े और सामने मान लीजिए 10,000 लोगों ने आंदोलन शुरू किया, आप क्या करेंगे, तो भाई आप आइए से तब डिसीजन लोगे कि आप हेडक्वार्टर पूछने जाओगे अभी मैं क्या करूं। नाउ कितने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ जाए, तो इसमें भी आप समझो कितने पढ़ जाए उसका हिसाब आजकल ये है। 2020 में आया कोरोना, लेकिन आप समझो कोरोना कब आया, मार्च में, इसने लिखा होगा जनवरी में, तो तब तो कोरोना के बारे में इसने कुछ लिखा नहीं। उसके बाद जो है 2021 का उसमें कोरोना की बात होगी, 22 का उसमें कोरोना की बात होगी, तो वो सब ऐसे इकोनॉमिक सर्वे हो गए एकदम मोनोटोनस बोरिंग कि उसमें बस बस कोरोना में सरकार ने क्या जोरदार काम किया उसकी बात है। ओके वेल एंड गुड, तकलीफ क्या, कोरोना को इतने साल हो गए कि वो सब पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, उसमें कुछ पूछने का सेंस नहीं है। तो आपको जो पढ़नी चाहिए वो ऐसा कि आई वुड सजेस्ट कि ठीक है 2023 या 24 और 25 ये जो नए 3 1 साल के आए वो आप कर लीजिए, बहुत खींच के 4 5 साल के कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में 2014 से पहले वाले ना पढ़िए। मतलब मोदी सरकार के पहले क्या था उसकी सब कोई प्रश्न खास आते नहीं है। पुराने जमाने में वैसे भी 2 वॉल्यूम आया करते थे, तो 2 वॉल्यूम पढ़ने नहीं है। इन शॉर्ट अगर मुझे कहना तो पिछले कौन सा 25 24 बहुत खींच के 23 उसके सिर्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखने चाहिए, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है कि उसमें क्या कहानियां थी। खैर वो मेंस में और देखेंगे, तो अभी से उसको डाउनलोड करके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले मेंस का कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद फाइनल आपको दिसंबर में वो देखना है। अभी आप लेवल समझो, मान लीजिए जनवरी 2023 की 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसका लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। मतलब इकोनॉमिक सर्वे का लेवल पुराने फाइनेंशियल ईयर का होता है, इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर बात करता है कि पिछले साल डेटा क्या रहा, ऐसी उसकी बात होती है। उसी साल 2023 फरवरी पहली तारीख को आएगा बजट, तो बजट का जो लेवल होता है वो अगले साल का होता है कि बजट 2023-24। क्यों, उसमें अगले साल 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक हमको क्या टैक्स लेना है, योजना चलानी उसकी बात होती है। तो आते दोनों एक ही साल में, लेकिन लेवल दोनों के अलग होते हैं, एक पिछले साल का लेवल होता है, एक अगले साल का लेवल होता है। बात में कुछ दवा नहीं, आप 20 सेकंड्स। अब इसके बाद जो मुद्दा आएगा वो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स वगैरह, वो कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, तो लेट अस टेक अ ब्रेक। ब्रेक के अंदर आप ये वाला कल जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन में किसान क्रेडिट कार्ड, उसका एक प्रश्न है, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स आप सोचिए। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
हाँ, तो आपको क्या लगता है ये किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो पैसा मिला कहाँ यूज हो सकता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्रशांत, एम, ईशा, कृष्णा, कोमल, सूरज, तन्वी, महक, एस कुमार, अवनी, सुमित, मानसी, आदर्श, जगजीत, अश्विन, रिया, वास्तवी, अर्जुन, उज्जवल, जयंत, अभिषेक, भार्गव, कुशाग्र, शगुन, रोहित, राधे, रोशनी, ब्रिज, दीपक, दर्शन, शमा, अमो, उत्पल, यशोदा, जागृति, ईशा, अक्षत, प्रबल, रेणुबा, अनुज, रमन, ये सब लोग, फिर अमल, सोहन, ऋचा, विकास, विकास, साक्षी, प्रशांत, अमर, हमजा, रितिका, नदर्श करेक्ट आंसर्स। देखिए, उसने क्वेश्चन में बोल दिया ना कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, मे भी 1 साल 3 साल 5 साल के लिए है, उतने टाइप का लोन दिया जा रहा है। अब आप पांचवा स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो उसके लिए तो कितना 2 5 25 करोड़ लगेंगे, तो कितनी बड़ी चीज होगी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो कहाँ से एक किसान किसान क्रेडिट कार्ड से वो कहाँ चुका पाएगा इतना पैसा, तो उसके लिए वो है नहीं। तो पांचवा स्टेटमेंट गलत है, उस हिसाब से उड़ा दो। 5 5 5 जो बचे वो जवाब है। सो द आंसर विल बी 1 3 एंड 4। अब इतना सब दिया ही नहीं है बुक्स में कि ये काम हो सकता है वो काम हो सकता है, तो आप उसका नेट पे सर्च करने बैठो तो एक बार मिनिस्टर ने कुछ लोकसभा में रिप्लाई दिया था, उसमें से जवाब मिलता है। तो ऐसे टफ क्वेश्चन है। अब ये वर्ड एसोसिएशन से हो गया तो ठीक है, और इनसे आपको काम चोरी का कोई एक्सक्यूज नहीं लेना है कि हाँ तो फिर बिना पढ़े सब हो जाता होगा, नहीं है भाई। तो हम लोग देख रहे थे बजट का इंट्रोडक्शन, फिस्कल पॉलिसी देख लिया, बजट के 3 डॉक्यूमेंट देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फंड देख लिया, पीएम केयर्स फंड, ड्रीम बजट, वोट ऑन अकाउंट देखा, इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ा बहुत जान लिया। अब आगे मुद्दे आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर उसके डिपार्टमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये सब क्या होता है, सरकार गैजेट नोटिफिकेशन से बनाती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखवा के नहीं, कानून से पास करा के नहीं, अपनी मर्जी से उनको लगे उतना वो नया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बना सकती है। अब इसमें अगर कोई डिपार्टमेंट बने तो उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होगी कि टॉप ऑफिसर से ग्रुप ए वाले यूपीएससी करेगी, फिर ये ग्रुप बीसी वाले जो हैं उनको एसएससी करेगी, फिर कुछ बार ये पीयून और ड्राइवर वगैरह तो डिपार्टमेंट खुद से ही उनकी भर्ती करेगा, यूपीएससी एसएससी को पूछने नहीं जाएगा। तो दैट इज डिपार्टमेंट। फिर अटैच्ड ऑफिस क्या होती है, जैसे आप याद करो हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये जो अटैच्ड ऑफिस है उसको थोड़ा फ्रीडम होता है, या तुमको ना यूपीएससी ना एसएससी, तुम्हें जो चाहिए उस बंदे को तुम अपनी मर्जी से हायर कर लेना, और जो पैकेज उसको देना दे देना। तो दे हैव स्लाइट फ्रीडम इन देयर ऑपरेशन, रिक्रूटमेंट, बजट वगैरह, हर छोटी चीज के लिए उन्होंने मिनिस्टर को पूछने जाना नहीं पड़ता। सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है, अपने लिए काम करने, सिवाय कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल हो तो दिमाग खर्च करना चाहिए। सफिशिएंट हो कि अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस को थोड़े अलग है नॉर्मल डिपार्टमेंट के मुकाबले। फिर होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब अलग कानून से बनाए गए। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट जैसे पावर होते हैं, तो क्वासी जुडिशियल, जैसे जीएसटी की एक बॉडी थी जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, हालांकि बाद में बंद हो गई, लेकिन वो जब थी तो उसको कोर्ट जैसे पावर थे, लेकिन वो नॉर्मल कोर्ट नहीं था, तो उनके क्वासी जुडिशियल पावर्स। कुछ बार ऐसे कानून से बनी संस्था को रेगुलेटरी पावर होते हैं, जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करे। कुछ बार ऐसी बॉडीज बनती हैं धंधा करने के लिए, जैसे एलआईसी इंश्योरेंस का धंधा, एसबीआई बैंक का धंधा, तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव से भी बनते हैं। ये जितने स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने काम करने में, रिक्रूटमेंट में, बजट में काफी फ्रीडम होती है कि आरबीआई को जो अधिकारी को सिलेक्ट करना है तो अपनी एग्जाम खुद से लेगा, वो यूपीएससी एसएससी को पूछने नहीं जाएगा, उसको उनको जितनी सैलरी देनी है खुद से डिसाइड करेगा एंड सो फॉर्थ। तो दे हैव मोर ऑपरेशनल फ्रीडम। फिर कुछ होती है सरकारी कंपनियां जिसको हम कहते हैं सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, कोल इंडिया वगैरह, ये लोग कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुए हैं, इनका अलग कानून नहीं है। जैसा आरबीआई एलआईसी वगैरह का अलग कानून है, तो आरबीआई एलआईसी वगैरह को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, पर ओएनजीसी वगैरह अलग कानून से नहीं बने, वो सब एक सेम कंपनी एक्ट से बने हैं, तो दे आर कॉल्ड सीपीएससी। अब ये जो सीपीएससी होते हैं ओएनजीसी, ये सब में होते हैं उनके शेयर होल्डर्स, उसके ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जिसके पास ज्यादा शेयर हैं उसका वोटिंग पावर ज्यादा है। तो नॉर्मल यहाँ क्या सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो सरकार की मर्जी के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग जाएंगे और कंपनी चलेगी। लास्ट होती है ऑटोनॉमस बॉडीज, स्वायत्त संस्थाएं। देखिए जो सीपीएससी ओएनजीसी वगैरह उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाओ। ऑटोनॉमस बॉडी प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो थोड़ा अलग उद्देश्य है कि ना फिर तो किसानों का भला करता है, कैसे पिलर 4 में देखेंगे। ये ललित कला अकादमी, फिल्म डिवीजन, इंस्टीट्यूट एफटीआई पुणे, तो ये सब आर्ट कल्चर कोऑपरेटिव, ऐसा कुछ इनका अलग ही उद्देश्य है। तो ये कंपनी नहीं है। इनको रजिस्टर करने के लिए या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है, मतलब आर्ट साइंस की कोई ऐसी रिसर्च बॉडी उन्होंने बनाई है, ये ललित कला अकादमी ऐसा कुछ बनाया है। या फिर उनको लगे कि अच्छा किसानों का अमूल डेयरी जैसा कुछ करना है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ बना सकती है, वो पिलर 4 एग्रीकल्चर में देखेंगे। अभी ऑटोनॉमस बॉडी अलग कैसे, कि यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, यहाँ ट्रस्टी बोर्ड होता है या गवर्निंग काउंसिल होती है, तो वहाँ 1 पर्सन 1 वोट ऐसी सब चीज हो सकती है। कुछ केस में वोटिंग का कंसेप्ट ही नहीं हो, वो कहे अच्छा ये संगीत नाटक कला अकादमी है, तो इसमें ये 4 प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको बिठा दिया। क्यों बिठाया, कोई एग्जाम लिया है, कुछ वोटिंग कराने हमने बिठा दिया, ये हमको पसंद है, और फिर वो चलाएंगे संस्था। तो कंपनी की तरह वो नहीं चलती, वो थोड़ी अलग है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस बॉडी। नॉर्मली ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर जो मिनिस्टर होता है वो नॉर्मली उसका चेयरमैन होता है, हालांकि कुछ केस में बाहर वाले को भी बिठा सकते हैं, पर वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पंचायत करने में नहीं बैठेंगे, बेसिक आइडिया ले लिया वो काफी है। अभी जो जितनी संस्थाएं, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अटैच्ड ऑफिस, ये वो हर एक हर साल पे अपना रिव्यू देंगी दिसंबर महीने में, तो फिर क्या था ईयर एंड रिव्यू, तो उसको देख के पागल नहीं होना है। तो उसमें जो भी काम की चीजें मोस्टली हम लोगों ने इधर कवर हो ही रही हैं अपने इस इकोनॉमिक कोर्स, उसके हैंड आउट और उसके अंदर जितनी योजना वगैरह आ रही है, आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि समझो इनका ज्यादातर काम 5वें पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर और 6ठे पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गरीबी वाले, एजुकेशन वाले, वो सब हैंड आउट में आएगा। तो चिंता मत करो, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ अलग से, ये सब कंपाइलेशन और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी का अपना मुद्दा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट उसके बहुत सारे हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट बनाता है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स लेता है। उसके नीचे 2 संस्थाएं हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो जीएसटी और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स का सब देखता है। फिर होता है तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो खर्चे करने के लिए डिपार्टमेंट है। चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, सरकारी बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन, ये सब काम। फिर आप याद करो ये सब सरकारी बैंकों के चेयरमैन एमडी वो सबको सिलेक्ट कौन करेगा, यूपीएससी नहीं करेगा। इसके नीचे एक संस्था थी बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन बाद में उसका नाम बदल दिया, क्या है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन, एफएसआईबी नाम है उसका। पांचवा डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का डीपम, वो सब सरकारी पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम देखता है। छठा डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है, डीपी, वो क्या है, वो भी ये सरकारी कंपनियों का ही काम देखता है, हालांकि दोनों में फर्क है, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो टोटल 6 डिपार्टमेंट, थोड़ा सुकून से इनको समझते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट बनाता है, स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर तय करता है। स्मॉल सेविंग स्कीम क्या कर देखा, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, वो सब। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसके नीचे बैठता है, जो इकोनॉमिक सर्वे लिखता है। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और कुछ और भी संस्थाएं, वो हैंड आउट में दिया, देख लेना। आपके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ गया, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके नीचे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो 7वां या 8वां डिपार्टमेंट नहीं हो गया। ये सवाल मैंने सब आईआरएस ऑफिसर को भी पूछा, उनको खुद आइडिया नहीं कि वो कहाँ बैठता है। तो सफिशिएंट रो छतरी के नीचे, लेकिन जब एमसीक्यू टिक करने हैं तो हमें इस हिसाब से याद रखना है कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये खर्चा करेगा।
तो इसके नीचे का अधिकारी होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। वो क्या करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, कितना खर्च करना है, उसका सब वो हिसाब किताब प्रिपेयर करता है। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये तीसरा डिपार्टमेंट है, एक्सपेंडिचर का खर्चा करता है वो। तो उसके नीचे अधिकारी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये मेरा ख्याल से इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस या ऐसा कुछ में से वो बन के आता है, अल्टीमेटली यूपीएससी रिक्रूट करती है उसे। अभी आप समझिए कोई भी योजना है, एजुकेशन की कोई स्कीम है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को पैसा दिया, उसने राज्य सरकार को पैसा दिया, उससे ये बच्चों को पैसा दिया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो पैसा दिया तो मतलब किसने दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। और उनका एक खास पोर्टल है ये काम करने के लिए, जिसका नाम है पीएफएमएस पोर्टल। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, सभी जनों की वहां से सब ऑनलाइन काम होता है। दूसरा, इसी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने बनाया है भारत कोष पोर्टल, जिसको कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल। तो ये इंडिया ईयरबुक योजना कुरुक्षेत्र, सरकार को खुद से कुछ बेचना है, आपको अमेज़न से भी बेच सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की ऐसी उन्होंने वेबसाइट बनाई जिसका नाम है भारत कोष या नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब किताबों पे जीएसटी नहीं लगी, नहीं ऐसा नहीं। नॉन टैक्स का मतलब क्या, सरकार टैक्स के अलावा वाले काम से पैसा कमा रही है, कि बुक बेच के पैसा कमा रही है, इसलिए नॉन टैक्स बोला। फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन हम समझेंगे, देन इट विल मेक मोर सेंस। आगे चौथा डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज का डिपार्टमेंट। इसके नीचे बैंक बोर्ड ब्यूरो था, जिसका नया नाम क्या है, एफएसआईबी। ये मामला क्या पिलर 1B 2 में हम देख चुके हैं। सरकारी बैंकों का बासेल के लिए रिकैपिटलाइजेशन, बाकी जो भी नाबार्ड सीडी वगैरह का काम देखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जनधन योजना, अटल पेंशन से लेकर बहुत सारी योजनाएं वो देखता है, जो पिलर 1D में कवर कर चुके हैं। पांचवा और छठा डिपार्टमेंट है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये दो लोग क्या काम करते हैं, मिलता जुलता ही है, समझ लेते हैं। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, तो मतलब क्या सरकारी कंपनियों का काम देखता है, तो वहाँ ओएनजीसी के अधिकारियों की स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, वीआरएस करना है। वीआरएस क्या था, हमने 1B1 में देखा कि दो बैंकों को मर्ज किया, तो एक्स्ट्रा मैनेजर अब उनको कहा तुम एडवांस में रिटायरमेंट ले लो, तुमको थोड़ा पैसा दे देंगे। तो अलग अलग सरकारी कंपनियों में वीआरएस स्कीम चलाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, उसके लिए रत्न स्टेटस होता है कि ओएनजीसी बहुत बेस्ट काम करे तो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये सब उसको स्टेटस दिए जाते हैं। और ऐसे रत्न मेडल के हिसाब से उस कंपनी को, सरकारी कंपनी लेकिन फिर भी मिनिस्टर से बहुत सारी आजादी, फ्रीडम मिल जाती है। वो मामला क्या है हम लोग पिलर 2D में देखेंगे। तो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी कि दीपम। दीपम का काम क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब ओएनजीसी के मान लो 100% शेयर सरकार के पास है, उसमें से 5% जनता को बेचना है, तो ये सब काम कौन देखता है, दीपम। अब पहले ये जो डीपीए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं था, वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के नीचे था। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं किया हमको चाहिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आ गया, और ये तो पहले से भी। तो इस प्रकार से तो मिलते जुलते डिपार्टमेंट सरकारी कंपनियों के वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कब्जे में कर लिया। तो दैट इज 5 और 6। अब खिचड़ी मत करना। देखिए जो भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और बाकी ऐसे टॉप ऑफिसर को कौन भर्ती करता है, यूपीएससी नहीं करता। तो वो डिपेंड करता है। देखिए एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एलआईसी, नाबार्ड, ये सब क्या सरकारी बैंक या इंश्योरेंस या हाईफाई है। तो इसमें तो रिक्रूटमेंट के लिए क्या था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसकी जगह हो गया एफएसआईबी। ये बात हुई। ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, पर वो बैंक जैसा नहीं है, वो तो ऑयल ड्रिलिंग करेगा, तो वहां पर भी तो आपको बड़े ऑफिसर्स को रिक्रूट करना है, चेयरमैन, एमडी वगैरह। तो उसके लिए अलग संस्था, उसका नाम है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, पीईएसबी। वो पर्सनल मिनिस्ट्री के नीचे आता है। पर्सनल मिनिस्ट्री मतलब डीओपीटी, यूपीएससी, ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट वाली जो मंत्रालय है। आईएएस के लिए काम करने, लेकिन ये सीडीएस, सीएपी वगैरह में इसमें चले जाते हैं। अच्छा कि कौन ये काम देखता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इन सभी सरकारी बैंक है, सरकारी ओएनजीसी है, इसमें मैनेजर, क्लर्क, टाइपिस्ट, ड्राइवर, तो ये सब के लिए अलग अलग एग्जाम है, आईबीपीएस, एसबीआई, ओएनजीसी का खुद का एग्जाम, नाबार्ड का खुद का एग्जाम वगैरह। अच्छा तो फिर रेगुलेटर्स जो है, आरबीआई गवर्नर, सेबी चीफ, उसको कौन सिलेक्ट करता है, तो उसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसका बॉस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो खुद एक आईएएस होता है। तो सारे आईएएस के अपना लॉबी चलाते हैं, तो अभी आईएएस लॉबी के कब्जे में आरबीआई भी है, आईएएस लॉबी के कब्जे में सेबी भी है, इंश्योरेंस वाला आईडिया भी उसके कब्जे में है। खैर इसलिए क्या करना चाहिए, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कांट बीट देम, अगर आप उनको हरा नहीं सकते क्या करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं ज्वाइन देम, उनकी गैंग में शामिल हो जाना चाहिए। सो व्हाट शुड यू डू, यू शुड आल्सो बिकम आईएएस। उसमें क्या है, कुछ लोग ट्विटर पे हंगामा करते हैं, मेरा ये हाथ दो भाई, तुम भी बन जाओ ना, नहीं तो तुम मिनिस्टर ही बन जाओ, तो फिर आईएएस के भी ऊपर चले। इफ यू कांट बीट देम देन यू ज्वाइन देम। आगे मान लीजिए ओएनजीसी के पास कुछ खाली जमीन पड़ी है, ये एक रेस्ट हाउस पड़ा है उसके अधिकारियों के लिए। फिर इनको पता चला कि ऑफिसर को इतना तो घूमने आते नहीं, फालतू का एक रेस्ट हाउस मेंटेन करना पड़ता है, तो क्यों ना उसको ओए होटल को दे दिया जाए, तुम इधर होटल चलाओ। तो या तो बेच दे सब, या रेंट पे चला दे। उसी तरह मान लो क्रिकेट स्टेडियम है या बैडमिंटन की एकेडमी या ऐसा जिमखाना बड़ा सा है, हाँ तो ये आईपीएल और बीसीसीआई किसी को रेंट पे दे दो, तुम इधर टूर्नामेंट करा लेना। तो ऐसी जो भी सरकारी कंपनियों के पास बहुत सारी एसेट्स हैं जो असल में अनयूज्ड है, उसको बेच दिया जाए, रेंट पे चला जाए, तो स्वाभाविक पैसा आएगा। ये पैसा जाएगा एक अलग संस्था को, जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। फिर ये पैसा पानी की तरह एक पाइप से घूमेगा, और उससे रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, शिपिंग पोर्ट, ये सब बनाया जाएगा। तो पाइप से जो पैसा गया उसे क्या कहेंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये सब करेंगे रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, शिपिंग। तो मेन और मटेरियल, आदमी और सामान दोनों का पहले से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा फर्स्ट, उसे क्या कहेंगे, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, उसके पीछे क्या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसके पीछे क्या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन वगैरह। आपको इसमें अदानी भी पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी, वो सब मामला क्या है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या, गति शक्ति क्या, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो पिलर 5 में पढ़ेंगे। तो वहां तक पहुंचते में भी हम लोग नवंबर में वहां तक पहुंचेंगे। ये क्या हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, भाई तुम तो बहुत देर खत्म करोगे, क्योंकि मैं मेंस का भी तो पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मेंस का क्लास होगा उस दिन प्रीलिम का क्लास नहीं होगा, इसलिए वो लंबा खींचेगा। एनीवेज लेक्चर लेने हैं, समझो वो 50 लेने हैं। अब मैं 1 से लेकर 50 लेक्चर सीधे ले लूंगा, तो आपका इतना बैकलॉग हो जाएगा, कोई मॉक टेस्ट में ढंग का स्कोर नहीं आएगा। तो धीरे धीरे खाना खाओ ताकि डाइजेस्ट हो सके। अब मैं आपको बता रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डीपीएम, डीपी। ये जो लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, ये डीपी के नीचे आता है। अब ये जितने डिपार्टमेंट है उन सबका एक बॉस होता है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है। अब इतने सारे ये 5 डिपार्टमेंट जो हो गए, तो आईएएस है तो वो क्या अपनी सीनियरिटी देखते हैं। मैं 88 बैच का आईएएस हूँ, तुम 87 बैच के आईएएस हो, तुम मुझसे नीचे हो, वगैरह वगैरह। तो जो सीनियर मोस्ट होगा ये 5 लोगों में, उसको सरकार कहेगी तुम फाइनेंस सेक्रेटरी हो। फाइनेंस सेक्रेटरी बनने का क्या मजा है कि फिर आप 1 रुपए के नोट में साइन कर सकते हैं। क्यों साइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉइनेज एक अलग है, और वो क्या है, हम पिलर 1A1 में, वो तो पहले वीक में हम पढ़ चुके हैं। तो ये 6 डिपार्टमेंट हुए। इसके अलावा एक 7वां भी डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो सीएजी के नीचे आता है, और सीएजी आप जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक संवैधानिक संस्था है। तो इसलिए
उसको ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट जैसा माना नहीं जाता। तो इंडिया ईयरबुक में भी वो बात करेंगे तो क्या 6 डिपार्टमेंट की बात करेंगे जो मैंने आपको बताई, जो 7वां है इसकी वो बात नहीं करेंगे। तो इसलिए एमसीक्यू में पूछा जाए फाइनेंस मिस्टेक के कितने डिपार्टमेंट, तो 6 लिखने हैं, टिक करने हैं, 7वें को गिनना नहीं है, वो 7वां अलग चीज़ है, वो अलग कैसे हुआ वो सब अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। लेकिन उसमें भी मेंस में आपको कोई पूछेगा नहीं, वो एक ज़माने में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रीलिम्स में आता था, तब की बात है, तो अभी उसमें दिमाग नहीं खर्च करना। अब इसके अबव एंड बियॉन्ड कौन बनेगा करोड़पति नहीं बनना है, कि भारत का पहला बजट ये आर के शनमुखम शेट्टी ने ये तारीख को दिया था, सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने, चिदम्बरम ने, निर्मला सीतारमण ने, ये सब जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं। और ये रटने के तो लंबे हो जाएंगे क्योंकि बाकी एग्जाम में भी इसके अलावा और चीजें आप अगर रटे तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो हमने ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी समझ लिया। अब समझिए जो असल बजट आता है अगर आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें तो ऐसा दिखता है, अलग अलग कॉलम लिखे होते हैं, कुछ हेडिंग्स होते हैं, हम उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम उसे पढ़ेंगे विजुअली। कि बजट के दो पार्ट है, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट, कुछ पैसा आता है रिसीट, कुछ पैसा जाता है एक्सपेंडिचर, फिर टैक्स का पैसा, बिना टैक्स के अलावा वाली रकम, मतलब रेलवे टिकट बेच के पैसा कमाए वगैरह, पूरा चार्ट है। ये भी हैंडआउट में नहीं दिया क्योंकि इसमें समझो 4 हैंडआउट और होने हैं, उसमें आगे दिया होगा तो सेम चीज के 2-3 बार प्रिंट नहीं निकालनी पड़े, तो इसके लोड नहीं लेना है, पूरा क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। अभी के लिए टैक्स के थोड़े बेसिक मुद्दे समझते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ऐसा क्यों है वो भी समझो, वो पूरी आप सीरीज कंप्लीट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी हम बात करें रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर रिसीट मतलब आमदनी, आमदनी होगी टैक्स में से। टैक्स दो जात के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, इंसानों की इनकम पे लगने वाला इनकम टैक्स, शेयर बाजार के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स, और भी टैक्स हैं छोटे मोटे, लेकिन ये 3-4 बड़े हैं। अब हमें जो बेसिक समझना है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स क्या, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव क्या, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स सरचार्ज क्या, डायरेक्ट टैक्स के फायदे नुकसान क्या, थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे। बाकी जितना पढ़ना है वो सितंबर में, क्योंकि बीच में पिलर 1 का मेंस भी पढ़ना है आपके। तो भाई आज से तुम इसका शुरू करते भाई, समझो 22-23 तारीख को मेंस एग्जाम है, लोग खत्म हो तो मैं देखो पेपर में क्या नया पूछ रहा है, उस हिसाब से मैं हैंडआउट को चेंज करना, तो मुझे खबर है। वरना मैं अभी हैंडआउट अपलोड करूँ फिर पता चला वो टेबल में या ये टॉपिक में ये करना था, तो मुझे सप्लीमेंट्री हैंडआउट इशू करना पड़े, वो सब आपका बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, वो सब नहीं करना, फाइनल चीज याद में आनी चाहिए। फिर तो हमें समझना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, कि आपने मान लो 1 लाख की गाड़ी ली, सरकार का इसमें हमको 28% जीएसटी चाहिए, तो उसमें ऐसा है कि 14 जाता है यूनियन को सीजीएसटी और बाकी 14 जाता है स्टेट को एसजीएसटी। कौन से स्टेट को जाता है डिपेंड करता है जहां पर आप रहते हैं, कस्टमर का जो डेस्टिनेशन है वो स्टेट को मिलता है। जीएसटी अलग में 2 लेक्चर का काम है, वो बाद में देखेंगे, अभी बेसिक समझ लें। तो समझो आपने 1 लाख की मान लो गाड़ी ली, 28,000 जीएसटी भरना है, तो आपने सरकार को नहीं देना है सीधा, आपने 1.28 लाख उस सेलर को दे देना है, उसमें से ये 28,000 सेलर ने सरकार में जमा करने हैं। तो यहाँ पर आप समझिए सरकार पिस्तौल लेके किसके यहाँ रेड करेगी, आपके यहाँ नहीं रेड करेगी, वो सेलर के यहाँ रेड करेगी। तो टैक्स इंपैक्ट क्या है, कार डीलर जो आपसे कलेक्ट कर रहा है और सरकार में दे रहा है, दैट इज टैक्स इंपैक्ट। लेकिन इस टैक्स का इंसिडेंस किस पे है, सेलर नहीं रो रहा है, आप रो रहा है कि भाई लाख रुपए की गाड़ी थी 28,000 तो टैक्स चढ़ गया, तो 1.28 तो आप ही भरे ना अल्टीमेटली। तो रियल इफेक्ट ऑफ द बर्डन जिसको फील होता है उसे हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस, कराघात। अब कराघात और करापात ये सब हिंदी में नहीं जाना, अभी तो अभी गाता हुए फाता हुए तो वरना लंबे हो जाएंगे, एमसीक्यू में इंग्लिश देख के टिक करना है, वही आपको ठीक रहेगा। तो टैक्स इंसिडेंस ये भाई साहब पे जिसको रियल इफेक्ट महसूस होती है। अब यहाँ समझो सेलर का नाम है बी, बायर का नाम है ए, तो ए और बी सेम आदमी नहीं ना, अलग अलग है, इस कारण से इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इंसिडेंस ए पे है, इंपैक्ट बी पे है, सेम लोग नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इसको कहा गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि आप सीधा नहीं दे रहे हैं, आप परोक्ष रूप से दे रहे हैं, आपने दुकानदार को दिया, सरकार में जमा, दैट इज करेक्ट। और जब यूपीएससी का इंटरव्यू स्टेज है और वो आपको पूछे अच्छा व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आप वो कहेंगे आप इनडायरेक्टली पे करते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स, तो इंप्रेस नहीं है भाई, वो तो वर्ड में लिखा है, असल में क्या होता है बताओ, व्हाट इज इंपैक्ट, व्हाट इज, तो यू नीड टू बी अवेयर कि ऐसा होता है। तो अलग अलग टैक्सेस जो है, कस्टम्स, एक्साइज, जीएसटी, वो सब में ये हिसाब है। आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो प्राइस दिया, उस पे एक्साइज वैट ये सब लगा, वो क्या है, आपने पेट्रोल पंप के मालिक को दिया, वो जाके सरकार में जमा करता है, आप सीधा नहीं देते सरकार को, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फिर डायरेक्ट टैक्स क्या, जैसे इनकम टैक्स जो इंसानों की इनकम पे लगता है। अब वो ऐसा है कि आपने कमाया 12 लाख तक तो है नहीं, पर मान लो आपने 13 लाख रुपए कमाए साल के अंदर, तो सरकार पर इनकम टैक्स तो आपको ही भरना है, ऑनलाइन आजकल भरा जाता है पूरा उसकी सिस्टम है। तो पॉइंट एट विच इट इज कलेक्टेड उसे टैक्स इंपैक्ट, तो मिस्टर ये है। और फिर आप देखने जाओ कौन रो रहा है, तो मिस्टर ये रो रहा है कि भाई मेरी इनकम का इतना टैक्स सरकार ने ले लिया, तो इंसिडेंस भी उसके ऊपर है, इंडिविजुअल असेसी के ऊपर। देखिए हम कहते हैं इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स विभाग के लोग क्या है असेसी, मतलब एक ही बात हुई। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम आदमी पे है, इसलिए हम कहते हैं ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली सरकार आप ही से ले रही है। अब इसका असल इंप्लीकेशन अलग है, वो शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन वो सब हम जीएसटी के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी उसमें जाने रहे, उसकी ग्राफ नहीं समझेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिया। अभी दूसरा मुद्दा है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। देखिए मान लीजिए 5,000 रुपये की साइकिल है, उस पर 12% जीएसटी है, तो मतलब 600 रुपये का जीएसटी हुआ। अभी किसान जो 9,000 रुपये कमा रहा है, उसने ये साइकिल खरीदी, तो उस पर भी जीएसटी तो 600 हुआ ना, जो उसने सरकार में इनडायरेक्टली जमा करना है, तो उसकी इनकम का कितना परसेंटेज जीएसटी में गया। आप देखो 9,000 कमाता था, 600 जीएसटी में गया, मतलब 6% ऑफ हिज इनकम इज गॉन इन जीएसटी। फिर एक मिडिल क्लास व्यक्ति है जो 15,000 रुपये कमा रहा है, वो कहे मुझे भी यही साइकिल लेनी है, तो उस पर भी 600 जीएसटी है, तो वो भी अब आप उसको पूछो तुम्हारी इनकम का कितना परसेंटेज जीएसटी में गया, तो क्या मैं 15,000 कमाता था, 600 रुपये टैक्स भरा, तो 4% ऑफ माई इनकम इज गॉन इन जीएसटी। मान लो मुकेश अंबानी मुझे भी यही साइकिल लेनी है और वो महीने का 15 लाख कमाता है, उससे ज़्यादा कमाता है, पर फिर वो ग्राफ ऐसा होगा कि मैं इधर से बनाऊंगा तो दुबई तक वो लंबा हो जाएगा। खैर तो उसकी इनकम का कितना जा रहा है 600 रुपये, पर परसेंटेज में वैसा 0.0000 समथिंग। तो इसको मैं ऐसे प्लॉट करूँ कि इनकम पिरामिड, सबसे नीचे गरीब लोग, फिर मध्यम वर्ग, फिर अमीर लोग। तो अपने एक समान जीएसटी भरा कि 5,000 की साइकिल थी तो 600 रुपये जीएसटी भरा, लेकिन अपनी इनकम का कितना हिस्सा उसमें गया, गरीब आदमी का मेरी इनकम का 6%, मिडिल क्लास का 4%, अमीर आदमी का 0.003। तो इसलिए कहा जाता है जीएसटी और ऐसे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है रिग्रेसिव इन नेचर, कि इसका बोझ असल में गरीब आदमी के पॉकेट पे ज्यादा है, अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब क्या, दमन हो रहा है, एक तो वो और गरीब है और उसका और पेट पे लात मारे। ओके, तो फिर डायरेक्ट टैक्सेस का क्या हिसाब है, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स जो सीधा कंपनी के प्रॉफिट से इंसान की इनकम से लिए जाते हैं, उसमें ऐसा होगा कि डायरेक्ट टैक्स सब टॉपिक इनकम टैक्स, तो गरीब पे 0, मिडिल क्लास पे मान लो 5%, अपर मिडिल क्लास पे मान लो 20%, अमीर आदमी पे 30%। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम में अलग जाके स्लैब है, लेकिन वो सब अभी नहीं पढ़ेंगे वरना वो और जटिल हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। हाँ तो समझो 0, 5, 20, 30 ऐसे स्लैब्स हैं, तो इसमें गरीब पे तो कुछ नहीं है टैक्स, तो हार्ट इमोजी।
तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालना शुरू करें तो ऐसी बात होगी पिरामिड में कि उल्टा हो जाएगा कि गरीब आदमी की इनकम का जीरो जा रहा है इनकम टैक्स में, मिडिल क्लास का 5%, अमीर आदमी पे 30% उसकी पॉकेट से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है जैसे इनकम टैक्स, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव कैसे? अमीर से ज्यादा लेता है और फिर गरीब के कल्याण की योजना में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, तो ये सब किसानों को 6,000 रुपए देंगे। तो यस, इनकम टैक्स एंड अदर डायरेक्ट टैक्सेस दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। बीच में कुछ रिसर्च आएगी जीएसटी भी थोड़ा प्रोग्रेसिव है, पर समझो एनसीईआरटी जब तक बदल नहीं दे, बजट इकोनॉमिक सर्वे जब तक बदल नहीं दे, हम इसको ऐसे ही कबूल करेंगे और याद रखेंगे। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। तो देखिए हमने क्या समझा। टैक्स दो जात के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, कि गरीब पे उसका ज्यादा बोझ है, हमारी पे कम बोझ है, और पे मोर पोर्शन ऑफ देयर इनकम कंपेयर टू द रिच पीपल। तो ये तो मैटर सॉल्व हो गया। फिर डायरेक्ट टैक्स है, उसके अंदर हमने सब टॉपिक देखा प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि जैसे इनकम टैक्स कैसा है, गरीबों पे कुछ नहीं, फिर 5 20 30 डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कमाओगे ज्यादा इनकम टैक्स चलता है। उसके ऐसे स्लैब्स होते हैं। तो ये पिरामिड उल्टा है कि हमारी ज्यादा बढ़ेगा, गरीब आदमी कुछ नहीं बढ़ेगा। तो दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ तक तो सेट हो गया। अभी डायरेक्ट टैक्स में कुछ और भी हो सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा देश हो, वो ये कहे कि अमीर है गरीब है सब पे एक समान टैक्स लगेगा 10%, ऐसा डायरेक्ट टैक्स या ऐसा इनकम टैक्स है, तो हम कहेंगे वो तो प्रोपोर्शनल हो गया कि तुम जितना कमाते हो उसका 10% आपको देना है। तो दैट इज प्रोपोर्शनल। हालांकि भारत में तो ऐसा है नहीं। कुछ देशों में वो ऐसा रखे कि देखो चलो गरीब है तो 5%, बाकी सब पे 10%। तो मतलब ये समझो ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा जाके रुक जा रहा है। तो कुछ डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं डिग्रेसिव नेचर, हालांकि अपने पास ऐसा है नहीं, अपना तो प्रोग्रेसिव है कि सीधा ऊपर जा जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में भी प्रोपोर्शनल डिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। इसमें प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव मुझे काम के लगते नहीं, तो तुम बता क्यों रहे हो? उसका कारण तमिलनाडु की किसी बुक में दिया है, इस कारण क्योंकि दिया है तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आई डोंट फाइंड देम वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप समझो प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब वो कैसी बात है कि ऐसा इनकम टैक्स जो सब पे 10% लगे। अभी इनकम टैक्स ऐसा है गरीब पे 0 लगता है, पर नहीं तुम भी मान लो 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 भरो, मिडिल क्लास के तुम 5 लाख कमा रहे हो हाँ तो उसका 10% 50,000 भरो, अमीर आदमी तुम 10 लाख कमा रहे हो हाँ तो उसका 10% मतलब 1 लाख भरो। तो अब जब परसेंटेज वाइज निकालो तो हर एक अपनी इनकम का 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हुआ प्रोपोर्शनल टैक्स। ये केवल डायरेक्ट टैक्स के साथ जुड़ा हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक चीज है, असल जिंदगी में नहीं है। जीएसटी के साथ खिचड़ी मत करना, जीएसटी अलग है। आपके जीएसटी भी तो सब पे सेम लगता था भाई, पर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स था ना, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर वो अलग बात है, डायरेक्ट टैक्स और उसके अंदर प्रोपोर्शनल वो अलग बात है, खिचड़ी मत करो। इसलिए मैंने ग्राफिक्स भी आपके हैंडआउट में दिया है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो मुकेश अंबानी बहुत मौज में आ जाएगा। वो इसलिए कि अभी नॉर्मल इनकम टैक्स क्या है, उस पर 30% लगता है, लेकिन उसकी जगह सरकार ये कहे कि सब पे इनकम टैक्स प्रोपोर्शनली 10% ही लगेगा। तो खुशी हो जाएगा कि भाई मुझे 30 नहीं मुझे 10 ही भरना है। तो एक प्रकार से वो खुश हो गया, और अगर वो खुश हो गया तो मतलब कि गरीब आदमी को इतना मजा नहीं आएगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि अगर आप अमीरों पे सिर्फ 10% टैक्स लगाओगे इनकम टैक्स, तो सरकार को इतना इनकम टैक्स ही नहीं आएगा जिससे सारी स्कीम्स चल सके। तो देयरफॉर दिस डायरेक्ट टैक्स ऑफ टॉपिक प्रोपोर्शनल टैक्स असल में है नहीं, काल्पनिक बात है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स मतलब कैसा है इनकम टैक्स की गरीब पे 0, लोअर मिडिल क्लास पे 5, मिडिल क्लास पे 10, अपर मिडिल क्लास पे 15, अमीर पे 20, ऐसा ऊपर जा रहा है। जितना ज्यादा अमीर अमीर है आपकी पॉकेट से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो फिर डिग्रेसिव या डाइग्रेसिव कैसा कि वो ऐसा कि लोअर मिडिल क्लास पे 5 है, फिर बाकी मिडिल क्लास है रिच है सब पे एक समान 10 10 10 है, मतलब उसका ग्राफ थोड़ा ऐसा जाएगा। जबकि ये प्रोग्रेसिव का ग्राफ कैसा ऐसा जाएगा। तो इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो ऐसा है। तो क्या ये डिग्रेसिव का तो लोड लेना ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो कई तमिलनाडु या कहीं पर देश में मैंने आपको बता दिया। हमें बस याद रखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स सब टॉपिक ये जो इनकम टैक्स है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। नाउ एमसीक्यू में पूछा जाता है इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। कुछ लोग वकील बन जाते हैं, उनका क्या कहना है कि देखो इनकम टैक्स में भी सपोज मैक्सिमम 30% स्लैब है, तो उसके बाद आपके पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, 30% ये ना मैक्सिमम स्लैब। तो ये भी अल्टीमेटली तो ऐसा ही हुआ ना कि ये ग्राफ ऐसा बन गया। तो इसलिए इनकम टैक्स भी ऐसा डिग्रेसिव है डाइग्रेसिव है भाई, ऐसा नहीं है। वो बुक्स में ऐसा लिखा है वो प्रोग्रेसिव है, आप कबूल करो। वकील बनना है तो फिर उसकी वेब सीरीज अलग है, आईएएस बनना है तो उसकी लेक्चर सीरीज चलिए, वेब सीरीज नहीं चलिए। तो फॉर यूपीएससी एमसीक्यू एक्सेप्ट इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स, दैट इज करेक्ट। तो प्रोग्रेसिव टैक्स आपने क्या समझा? आई गिव यू 20 सेकंड, आप तो मैंने टिक किया, 30 सेकंड ले लो, चलो पढ़ो सुकून से। हम्म। इसके अलावा टैक्स की थियरी में और भी कंसेप्ट आते हैं, टैक्स इलास्टिसिटी, बायन सिला, फिर टैक्स टू जीडीपी, वो सब हम पढ़ेंगे पर पिलर 2 बी में, जब ब्लैक मनी तक पहुंचेंगे तो दूर की बात है, मिडिल ऑफ सितंबर वहां पर हम होंगे। तो वी आर डन विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेस। अभी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन में आप स्पेलिंग देखो CANON, डबल एन नहीं, मतलब ये तोप की बात नहीं कर रहा है, कैनन मतलब सिद्धांत। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड से थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मशहूर है अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन के लिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी टैक्स सिस्टम के 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कैनन ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो भी टैक्स है वो इनकम के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कि अमीर पे ज्यादा लगे गरीब पे कम लगे। आपके तो फिर जीएसटी बंद कर दो भाई, वो बता के गया, उसका जीएसटी नहीं था तो आप खिचड़ी मत करो, वो जो बता के गया बस उतनी थियरी हमको याद रखिए। दूसरा होना चाहिए कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कि आपको जो टैक्स भरना है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कमाए उस पर टैक्स भरना है, उसमें 5 20 30 सब फिक्स है, लास्ट डेट डेडलाइन रेट सब कुछ फिक्स है। तो ऐसा ही टैक्स होना चाहिए, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी राजा को सपना आ गया कि आज मुझे कोई स्टैचू बनाना है, मंदिर मस्जिद बनाना है, इसलिए तुम सब लोग मुझे 4 गुना लगा दो। अगर ऐसा हुआ तो जनता विद्रोह करेगी, रिबेलियन करेगी, तो सरकार भी गायब हो जाएगी और वो टैक्स भी खत्म हो जाएगा। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा होनी चाहिए कि आपको इनकम टैक्स भरना है लेकिन उसके लिए 50 पेज का फॉर्म भरो, लाइन में 5 घंटे खड़े रहो, तो बहुत सारे लोग टैक्स भरने नहीं जाएंगे, कन्वीनियंस नहीं है, तो फिर वो टैक्स में सरकार को अच्छी इनकम नहीं होगी। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस होनी चाहिए एक अच्छे टैक्स सिस्टम में। चौथा और आखिरी कैनन ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमी मतलब सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमी मतलब मितव्ययता, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। कि मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन उसके लिए जितने इनकम टैक्स ऑफिसर को रखा है वो उनकी सैलरी में 90 करोड़ जा रहा है, तो सरकार के हाथ में तो 10 करोड़ ही आया, तो मतलब ये धंधा कोई फायदेमंद नहीं है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब टैक्स कलेक्शन का खर्चा मिनिमम होना चाहिए, इतना ज्यादा भी स्टाफ और सब में कम नहीं रखना चाहिए कि वही बहुत ज्यादा खर्चा ले जाए आपका। तो अगर ये 4 सिद्धांत का पालन नहीं होगा तो कभी ना कभी वो टैक्स खत्म करना पड़े, ऐसी बात आती है। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी 4 है।
अगर कोई टेक्स्ट इसको फॉलो नहीं करेगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको बंद करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को। अब इसमें से कुछ ट्रिकी एमसीक्यू भी पूछे थे लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। ये जो 4 कैनन मैंने अभी आपको बताया उसको हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे सेकंड पिलर के प्रीलिम्स के क्लास में तो वापस रिपीट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो लोड लेना है नहीं इसका। आगे का कार्यक्रम थोड़ा अनयूजुअल है, सो पे अटेंशन। पिलर 1 प्रीलिम्स अपना कंप्लीट हो गया। अब उसमें ये जो पिलर 1 2 एंड 3 था, पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जनधन मुद्रा वगैरह, उसकी टेस्ट बुधवार को होगी। उसकी टेस्ट बुधवार को होगी। बजट वाले की अभी टेस्ट नहीं क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, इसकी अभी कोई टेस्ट नहीं। दैट इज वन थिंग। तो बुधवार को टेस्ट होगी 1 डी की और बुधवार को आपके सब एफएक्यू में रिप्लाई करता हूं। अगले हफ्ते कोई क्लास नहीं है तो अगला हफ्ता आएगी अपनी जो 21 22 23 24 25 वाला ब्लॉक है उसमें नहीं, क्योंकि उस वक्त में ये मेंस की जो यूट्यूब पे वीडियो बनानी होगी उसकी क्वेश्चन पेपर आंसर की एनालिसिस उसमें थोड़ा मैं बिजी रहूंगा। और कुछ लोग कहेंगे वो तो 22 तारीख से है ना तो 21 को एक लेक्चर ले लेते। भाई वो फ्लो नहीं बनेगा ना, वो इनकम टैक्स वगैरह पढ़ाने मुझे पूरा 4 लेक्चर का फ्लो चाहिए, वरना फिर एक दिन पढ़ा 4 दिन में उसमें मजा नहीं। इसलिए मैंने आपको फुल मजा दे दिया 5 दिन क्लास में। मतलब सीधा अभी हम लोग मिलेंगे 28 तारीख को। सो यू हैव 9 डेज ब्रेक। उससे क्या करना है, बैकलॉग कंप्लीट करो, जितना हैंडआउट्स हैं मॉक टेस्ट है वो सब खत्म करें। 28 को मिलेंगे तो समझो मेंस का पिलर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। वो सारे आपको मेरे प्रोफाइल पे जाओगे सब मिल ही जाएगा। तो प्रीलिम और मेंस की सारी क्लासेस इधर ही होने मैं ही लेने वाला हूं, लेकिन वो अलग आपको पेज दिखेगा या कोर्स पेज उसका होगा। आप प्रोफाइल पे जाइए, मेरी प्रोफाइल पे unacademy.com/courses तो उसमें लेटेस्ट करो। तो प्रीलिम्स वाला तो चल ही रहा है, मेंस वाला भी शुरू होगा 28 से। तो इधर पिलर 1 कंप्लीट होगा, फिर मेंस का पिलर 1 उधर कंप्लीट होगा। उसमें मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन भी होगा कि उसकी एक टेस्ट होगी, उसमें आप जवाब लिखेंगे, फोटो खींचेंगे, पीडीएफ अपलोड करेंगे, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। आपको बस उसको पढ़ते रहना है, काम करते रहना है। आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे कब मिलेंगे? यूट्यूब पे तो मिलेंगे, समझिए सब में आंसर की वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अभी से आपको देखने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो तो उसमें चुन मैं बातें क्या करूं। बट ये आई विल बी ऑन यूट्यूब लेक्चर के रूप में मैं आपको सीधा मिलूंगा 28 तारीख को मेंस की क्लास में। सो 9 डेज ब्रेक, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्लिक इट। और बीच में जो एफएक्यू आते रहेंगे वो तो बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता रहूंगा। तो मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।